ऑडिट करना भी एक आर्ट है। अगर आपने ऑडिट करना है और आपको दिन में 4-5 ऑडिट करने पड़ जाएंगे, तो आप एक वेबसाइट को लेकर बैठे नहीं रहेंगे और उसको डिटेल में जो है ना आप उसको ऑडिट करते रहेंगे, तो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, बड़ा जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको क्विकली। और डिपेंडिंग ऑन कि आपने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं, आपने फ़ी देना है या कैसे देना। तो ये चीज़ों को मोनेटाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको टूल्स यूज़ करने होते हैं, और एसईओ को एक बड़ा अच्छा टूल है जो कि एसईएम रश वालों ने बनाया। एसईओ को एक फ्री ब्राउज़र की क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स की एक एक्सटेंशन है, जो आप इंस्टॉल कर लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो बेसिकली आपने खुद जाके ढूंढनी थी, वो ये टूल खुद ही निकाल के दे देता है। इससे पहले कि मैं आपको ऑडिट बताऊं, मैं आपको ये टूल्स बताना चाहूँगा कि ये कैसे आपको हेल्प करेंगे उसकी ऑडिट के अंदर। लेकिन एक चीज़ और भी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि टूल्स सिर्फ टूल्स होते हैं। आपका दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो करता है, वो है स्ट्रैटेजी। आपने क्या करना है, आपने टूल को कैसे यूज़ करना है। टूल नो डाउट आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करके बड़ी इजीली आपके सामने रख देगा, उससे आप फ़ायदा उठाएं, उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, और आप उसको प्रॉपरली उससे इंफॉर्मेशन लेकर आप रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी पर रिलाय मत करें। एसईओ या कोई भी दुनिया में चीज़ जो है वो बजाय इसके लेबर वर्क के अलावा जो दिमाग का काम है वो आप ही ने करना होता है, और असल में पैसे भी उसी काम के मिलते हैं। टूल ये अगर आपको पता है, ये टूल क्लाइंट को भी पता है। अगर क्लाइंट भी इसी टूल को जानता है, तो आप में उसमें फ़र्क क्या रह गया? तो बेसिकली उसको काम नहीं आता, आपको काम आता है। आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है और इसी चीज़ के साथ आपने इस टूल को यूज़ करना है। मैं आपको एसईओ क्विक बताऊँगा कि ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, एंड देन फिर हम इसको जब ऑडिट करेंगे तो उसमें से हम इसमें से इन्फॉर्मेशन लेकर उसी ऑडिट के अंदर ऐड भी करेंगे, जो कि आपकी ऑडिट बड़ी क्विकली जो है फिनिश। एसईओ को एक में बड़ी चीज़ें मौजूद हैं, तो बाकी के जो फीचर्स हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कि उसको कैसे यूज़ करना है और कैसे आप उनको बाद में ऑडिट में यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। SEOcake.com उनकी वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। आप क्रोम ब्राउज़र या आप फायरफॉक्स जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उस ब्राउज़र की एक्सटेंशन में भी इसको सर्च कर सकते हैं। मैं भी फ़िलहाल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। क्रोम में जैसे ही मैं उनकी वेबसाइट पे गया, उन्होंने मुझे ऑप्शन दी कि मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ, तो मैंने इसको क्लिक किया, वो मुझे क्रोम ब्राउज़र की एक्सटेंशन के ऊपर ले जाएगा। उस पेज पे जाकर मैं इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये क्रोम की एक्सटेंशन का पेज खुल गया। मैं यहाँ पर ऐड टू क्रोम करूँगा और ऐड एक्सटेंशन करके ये टूल बार इंस्टॉल कर लूँगा। जब तक ये टूल बार इंस्टॉल हो रहा है, मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दोबारा ओपन कर लेता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही टूल बार इंस्टॉल हुआ, ऊपर एक छोटा सा ये आपको टॉप राइट कॉर्नर पे ये बटन नज़र आ रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी सारी ऑप्शंस वो ओपन कर देगा। अब जैसे ही मैंने ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट लोड की, आपने देखा कि किस तरह से उसने सारे उसके स्टैट्स भी लोड कर लिए हैं। अब ये स्टैट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये स्टैट्स आप मैन्युअली भी जाकर सर्च कर सकते हैं। ये टूल सिर्फ ये करता है कि ये आपके लिए बस एक समरी के तौर पे एक आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे शो कर देता है। अब मैंने फॉर एग्जांपल वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक ऑडिट करना है, और मैंने इस क्लाइंट को कमिट किया है कि भाई मुझे, मैं आपको ऑडिट करके दूंगा और आपकी मैं गलतियाँ बताऊंगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमने इस पर क्या क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर ये एक छोटी सी बार चल रही है, जिसमें मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन वैसे ही नज़र आ रही है। सबसे पहले मुझे क्या नज़र आ रहा है कि इसके ये गूगल में कितने जो हैं वो पेजेस हैं। इसके तकरीबन 1.36 थाउजेंड, मतलब कि 1300 से 1400 पेजेस इसकी गूगल में इंडेक्स्ड हैं ऑलरेडी। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बाकायदा गूगल पे जाकर साइट कॉलन उसका जो है vu.edu.pk डोमेन सारे यूआरएल जो है वो निकाल लेगा। और जैसे ही इसमें एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ये टूल बाय एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे और आप जब गूगल में सर्च करेंगे, तो आपको हर टूल के नीचे इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन भी दिखाएगा कि इस लिंक के क्या स्टैट्स हैं। तो आपको बजाय इसके कि पेज पे जाकर आप उसको चेक करें, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये टूल काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको वैसे ही फिंगर टिप्स पे ले आता है। हमने इसको देखना है कि ये क्या क्या कर सकता है। सो इसमें सबसे पहले आप गूगल के इंडेक्स देख सकते हैं। इसमें आप, क्योंकि एसईएम रश ने बनाया, तो एसईएम रश अपना टूल भी इंटीग्रेट करता है इसमें। तो इसमें एसईएम रश के भी स्टैट्स आ रहे हैं, जिसमें बैकलिंक्स की क्वांटिटी आ रही है, लिंक्स की, डोमेन की बैकलिंक्स की क्वांटिटी आ रही है, फिर बिंग में कितने पेजेस इंडेक्स्ड हैं वो भी आ रहे हैं। आप जिस भी लिंक को आप वेरीफाई करना चाहें, आप उस पर क्लिक करें, उसको ओपन कर लें। इसका रैंक जो है एलेक्सा के अंदर 7.46 थाउजेंड है, और इसकी एज जो है तकरीबन वो 2002 से रजिस्टर्ड है। फेसबुक पे इसके 86 यूआरएल्स हैं, और गूगल में इसके, गूगल प्लस में कोई भी यूआरएल नहीं है। अब इसके आगे मोर डेटा की ऑप्शन है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से भी नज़र आएंगी। लेकिन मैं
बजाय इस टूल बार को यूज़ करने के मैं इसमें मज़ीद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पेज इन्फो, डायग्नोसिस, इंटरनल, एक्सटर्नल और डेंसिटी, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। सो आप भी अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप बेसिकली इस पेज इन्फो पे क्लिक करें, तो सारा का सारा जो स्टैट्स हैं आपके एक अलग पेज पे वो आपको शो कर देगा। सो बेसिकली एक रिपोर्ट की तरह आपके सामने एक डेटा ओपन हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ कि ये कैसे कैसे यहाँ पर आप इसको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सबसे पहला टैब जो है वो पेज इन्फो का है। इस पेज इन्फो में आपको बता देगा कि जी आपका पेज का टाइटल क्या है, कीवर्ड्स कितने हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं और सर्वर कौन सा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेज का टाइटल विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है और जो कि इसका नाम है। अब क्या ये ठीक है टाइटल या नहीं ठीक है, ये आपने डिसाइड करना है। ये टूल आपको नहीं बताएगा कि ये ठीक है या नहीं है, ये टूल सिर्फ आपको ये बताएगा कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके बाद कीवर्ड्स की ऑप्शन आप देख रहे हैं वो एम्प्टी है, डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन एम्प्टी है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ कि मैं विश्व यूनिवर्सिटी के पेज पे आता हूँ, वहाँ से मैं इसका सोर्स पे जाता हूँ, कंट्रोल यू से आप सोर्स में जा सकते हैं। जैसे आप सोर्स में जाएंगे और देखेंगे इसके मेटा टैग्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ जो टाइटल का टैग है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये टॉप की आप देखेंगे रो नंबर 4 में ये टाइटल का टैग एग्जिस्ट कर रहा है जो कि विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान लिखा है, और यही टाइटल वो टूल भी आपको दिखा रहा है उस एक्सटेंशन के अंदर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ से आपको ढूंढना पड़ता है कि इसमें डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, इसमें कीवर्ड्स हैं कि नहीं, लेकिन इस टूल ने आपको सामने एक्सप्लेन कर दिया। सो यहाँ से मुझे पता चल गया कि इसकी डिस्क्रिप्शन तो है ही नहीं, टाइटल भी ठीक नहीं लग रहा क्योंकि लोग विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान सर्च कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ के बारे में यूनिवर्सिटी है, या लाहौर भी लिखा जा सकता था, पाकिस्तान भी लिखा जा सकता था इसके अंदर, मतलब लोकेशन भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि विश्व यूनिवर्सिटी के और भी कैंपसेस हैं। मैं आगे चलता हूँ, आगे पैरामीटर्स देखेंगे तो इसमें पेज का कैशे डेट बता रहा है। ये वो कैशे डेट होती है कि गूगल ने कब आपको लास्ट टाइम क्रॉल किया था। अब आप देखेंगे लास्ट टाइम इस वेबसाइट को क्रॉल 4 दिसंबर को किया गया है। इसको आप क्लिक करेंगे तो अगेन आप उसकी वेबसाइट में जाकर आप वो देख सकते हैं गूगल में लास्ट वर्जन कौन सा क्रॉल हुआ था। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेसिकली ये सिर्फ मेनली ये रोल प्ले करता है कि अगर आपकी वेबसाइट बहुत अरसे से इंडेक्स नहीं हुई या क्रॉल नहीं हुई तो गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही और इसलिए वो बहुत जल्द आपकी वेबसाइट पे आता नहीं है। आपने इसको जल्दी बुलाना है तो आपको बार बार कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फ़ौरन क्रॉल हो जाए। अभी चैलेंज ये आएगा कि अभी 4 दिसंबर को लास्ट टाइम में क्रॉल हुई थी और अगर हम 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अगर गूगल इसको क्रॉल नहीं करता, इस दौरान जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने डाली होगी वेबसाइट में वो क्रॉल नहीं होगी। इसी तरह से फेसबुक, गूगल प्लस और पिंटरेस्ट और लिंक्डइन के जितने भी यूआरएल शेयर होंगे वो भी यहाँ पर ये टूल आपको बता देगा। फिलहाल इससे एसईओ से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। आगे चलें तो डोमेन के मैंने आपको जैसे पहले बताया टूल बार में नज़र आ रहे थे कि गूगल में कितने इंडेक्स्ड हैं, याहू में कितने इंडेक्स्ड हैं, बिंग में कितने इंडेक्स्ड हैं, एलेक्सा में कितना रैंक है। ये सब टूल आपको इजीली यहाँ पर रैंकिंग्स के यहाँ पर सारे स्टैट्स बता देगा जो कि आपको मैन्युअली सर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसकी एज क्या है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। बाकी ये जो आप सर्कल देख रहे हैं बेसिकली एसईएम रश का लोगो है। इन सर्कल्स ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये पेड टूल है एसईएम रश। अगर आप पेड टूल ख़रीदेंगे तो वो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल देगा। अक्सर एरर आता है, एरर का मतलब ये है कि टूल में मसला है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एक्सटेंशन में मसला है। सो बाकी अगर यॉन्डेक्स का आप देखें सर्च इंजन तो उसके भी यहाँ पर काफ़ी स्टैट्स हैं। अगर आप यॉन्डेक्स का सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं या उसके लिए एसईओ कर रहे हैं तो आपके लिए स्टैट्स इंपॉर्टेंट है। मैं नीचे जाऊँगा, बैकलिंक्स का डेटा, आपकी वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स हैं ये आपको बेसिक टूल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ही मिल जाएगी। एसईएम रश पेड टूल है। अगर आप एसईओ कर रहे हैं और आपने टूल लेना है कि जिसमें आप बैकलिंक्स मॉनिटर कर सकें, क्रिएट कर सकें, तो आपके लिए बड़ा अच्छा टूल है। सो आप जब इसको बाय करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में डेटा मिलेगा। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो शायद मुझे फ्री वर्जन में डिटेल में डेटा ना मिले। सो आपने ये देखना है कि अगर आप पेड पैसे देना चाह रहे हैं या अपने क्लाइंट से कहेंगे पैसे देना चाहता है वो, तो इस टूल को बाय करें ताकि आपके पास ये डेटा ज़्यादा एक्सेस में हो। जैसे कि आप देखेंगे मैंने उस पर क्लिक किया था, वो एसईएम रश की वेबसाइट पे मुझे ले गया और वहाँ जाके मुझे वो बैकलिंक्स के टैब में, ये लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि मैं बैकलिंक्स के टैब में हूँ। यहाँ पर वो ये बताएगा कि बेसिकली इस वेबसाइट के कितने बैकलिंक्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने मुझे कहा कि लॉगिन करें और आई डोंट नो कि मैं लॉगिन किए बगैर इसको देख सकूँगा कि नहीं। वो मुझे लॉगिन नहीं करने दे रहा। सो इसका मतलब ये है कि हम इसको फ्री वर्जन में शायद ना देख सकें। तो आप ये याद रखिएगा कि हमने ये टूल फ्री डाउनलोड किया है जिसमें फ्री स्टैट्स हम यूज़ करेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पेड इन्फॉर्मेशन देने की जब तक कि आपको क्लाइंट पे ना करें। नेक्स्ट है कीवर्ड डेंसिटी का
सेक्शन, जिसमें आपको ये टूल बड़े अच्छे तरीके से ये बताता है कि आपके टोटल पेज पे कितने वर्ड्स हैं और हर पेज के ऊपर सिंगल वर्ड कितने की वर्ड्स हैं और उनकी डेंसिटी क्या है, वो कहाँ पर टाइटल में है कि नहीं, उसको कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है और उसमें से उसकी डेंसिटी क्या बनती है। आपको याद होगा कि हमने डेंसिटी डिस्कस की थी, ऑन पेज के अंदर कीवर्ड डेंसिटी मैटर करती है। अगर आपने ये पेज एक पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ किया है तो आप देखना चाहेंगे कि वो कीवर्ड एक्चुअली कितनी दफ़ा रिपीट हुआ और उसकी डेंसिटी क्या शो हो रही है। सो ये आप मैनुअली करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, टूल आपको ईजिली बता सकता है। सिंगल वर्ड, डबल वर्ड, 3 वर्ड्स और 4 वर्ड्स, आपने अगर 4 वर्ड यूज़ किए हैं तो उसकी एक फ्रेज़ जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड में उसकी डेंसिटी क्या बन रही है। तो आप देखेंगे विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बेसिकली 5 दफ़ा रिपीट हो रहा है और टोटल पेजेस के जो वर्ड्स हैं उसमें से तकरीबन 5% डेंसिटी है इस कीवर्ड की, जो कि टाइटल में भी आ रहा है। आप जहाँ से भी देखेंगे कि टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में या कीवर्ड में ये जो है कीवर्ड रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बहरहाल ये इसका पेज इन्फो का पेज था। उसके बाद मैं डायग्नोसिस में जाऊँगा। जिस तरह से एक डॉक्टर डायग्नोसिस करता है आपकी प्रॉब्लम का, ये टूल भी डायग्नोसिस करता है प्रॉब्लम्स वेबसाइट के अंदर। सो आप ऊपर देख सकेंगे कि सबसे ऊपर वो बता रहा है कि इसके टेस्ट के मुताबिक 8 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पास हैं, 7 में एरर है और 7 में वार्निंग्स हैं। इसको देख लेते हैं मज़ीद कि ये क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहले पेज ऑडिट में पेज एनालिसिस होता है, यूआरएल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 26 कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि ये यूआरएल ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है default.aspx ये नहीं आनी चाहिए, ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है। vu.edu.pk पे अगर यूआरएल ओपन हो जाए तो वही इनफ है, हमें आगे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। टूल मुझे चेक मार्क देकर बता रहा है कि ये ठीक है, लेकिन मुझे पता है ये ठीक नहीं है। सो यहाँ पर डिफरेंस आएगा कि टेक्नोलॉजी आपको ब्रेन वर्क करके नहीं देगी, दिमाग आपने अपना लगा के देखना है कि इसमें क्या ठीक है या क्या नहीं ठीक है। तो इसको मैं ठीक इस तरह से नहीं कहूँगा। डोमेन छोटी है, येस गुड इनफ, बट डोमेन में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं क्लाइंट से बात करूँगा कि भाई इसको आप रिमूव करवाएं, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, या आप अपने डेवलपर से खुद रिमूव करवा सकते हैं। कैनोनिकल टैग्स की हमने बात की थी डुप्लीकेट कंटेंट में, तो यहाँ पर नहीं लगा हुआ। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कैनोनिकल, अगर डुप्लीकेट कंटेंट से बचना है तो आप इसमें कैनोनिकल टैग ऐड करवा सकते हैं। आप कोई बगैर सोर्स में जाके देखें, आपको यहाँ टूल में पता चलेगा कि कैनोनिकल टैग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। टाइटल 30 कैरेक्टर्स का है, वो बता रहा है कि ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये ठीक नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास टाइटल की लिमिट 65 से 70 कैरेक्टर्स तक की होती है। आपने सिर्फ 30 कैरेक्टर यूज़ किए हैं, बाकी स्पेस आप एम्प्टी छोड़ रहे हैं। ये एक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है जो आपने मिस की। यहाँ पर आप अपना कीवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ पर आप बेहतर तरीके से टाइटल लिख सकते हैं। जब आपके पास स्पेस है तो आप उसको क्यों ना यूज़ करें। तो बेसिकली टूल आपको ठीक बताएगा, लेकिन आपने दिमाग से सोचना है कि क्या ये ठीक है या नहीं है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आई प्रोवाइडेड, जितना भी मैंने कोर्स अभी तक पढ़ाया आपको, उसके मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि ये टाइटल ठीक नहीं है और उसके हम अगेंस्ट कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसको बेहतर करेंगे। डिस्क्रिप्शन नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, डिस्क्रिप्शन एग्जिस्ट नहीं करती, 0 कैरेक्टर्स। ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये कम से कम 160 होनी चाहिए, लेकिन 300 तक भी अलाउड है अब डिपेंडिंग ऑन गूगल उसको कैसे शो करता है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। और फिर इसी तरह से कीवर्ड का हमने देखा था कि वो गूगल कंसिडर नहीं करता, कुछ लोग इसको रखना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। सो इसका होना ना होना ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। सो आप अगर नहीं भी रखेंगे तो भी ठीक है, अगर क्लाइंट इसको रखने को कहता है तो आप कीवर्ड्स भी रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे आगे हेडिंग्स में वो बता रहा है कि कितनी हेडिंग्स है पेज के ऊपर। तकरीबन उसने बताया कि एक H1 हेडिंग है, बाकी सब 0 बता रहा है। ये HTML की हेडिंग्स हैं और H1 के अंदर बेसिकली वो भी ओरिजिनल टेक्स्ट। तो यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि H1 की हेडिंग्स हैं या नहीं, अगर हैं कितनी हैं, और अगर H1 की हेडिंग एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है। तो वो भी एरर दे रहा है आई गेस कि H1 प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ हुआ। आप इसको मज़ीद डिग इन करके देखेंगे कि क्यों ये एरर दे रहा है और इसके अगेंस्ट कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। फिर इमेजेस की बात हो रही है, इमेजेस में ऑल टेक्स्ट डालना होता है। इमेज एसईओ के लिए हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर किसी 7 इमेजेस लगे हुए हैं और 7 के ऊपर, मतलब 7 इमेजेस के ऊपर ऑल टैग नहीं है। टोटल इमेजेस कितने हैं आई डोंट नो, लेकिन 7 ऐसे इमेजेस हैं जिनके ऊपर ऑल टैग्स नहीं लगे हुए। टेक्स्ट टू एचटीएमएल रेशो का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट में टेक्स्ट कितना है और उसका कोड कितना है। अगर आपका टेक्स्ट कोड से ज़्यादा है तो ठीक है, अगर एचटीएमएल कोड ज़्यादा है और टेक्स्ट कम है तो मसला है। अभी फ़िलहाल 100% अगर कोड है तो तकरीबन 35% टेक्स्ट है, जो कि ऑलमोस्ट ठीक है। मिनिमम 15% होता है, मैक्सिमम आप 50, 60, 70, 80% जितना भी आप कर सकें आपके लिए बेहतर है। फ्रेम्स एक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है जो कि अब गूगल पसंद नहीं करता। अगर आपकी वेबसाइट में फ्रेम्स हैं तो आपको यहाँ पर ये टूल बता देगा। आप अपने डेवलपर से डिस्कस करें कि भाई ये फ्रेम्स हमारी एसईओ को अफेक्ट कर सकते हैं, या तो इन फ्रेम्स या आई फ्रेम से अवॉइड करें, या इसको मेक श्योर करें कि आपकी फ्रेम्स जो हैं ये आई फ्रेम्स आपकी वेबसाइट पे अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। आइडियली अब जितनी रिस्पॉन्सिवनेस का दौर है उसमें आई फ्रेम्स अब नहीं चलते,
तो आई फ्रेम बेसिकली एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिस पे वेबसाइट्स बनाई जाती थी पहले। फ्लैश भी ऑब्सोलीट हो चुका है, फ्लैश नहीं है। फ्लैश की वेबसाइट अगर हैं तो यहाँ पर वो आपको डिटेक्ट करके बता देगा, अगर है तो आपको उसको रिमूव करवाना है, क्योंकि फ्लैश गूगल में इंडेक्स नहीं होता। अगर आपका कंटेंट फ्लैश फाइल के अंदर पड़ा हुआ है तो उसका मतलब उसकी एसईओ नहीं हो सकती। तो अगर आपको क्लाइंट फ्लैश की वेबसाइट एसईओ करने के लिए दे तो आप उससे कहेंगे कि वेबसाइट दोबारा बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर फ्लैश नहीं मिलता, विच इज़ गुड इनफ, तो वो आपके लिए ठीक है। माइक्रो फॉर्मेट, स्कीमा, ओपन ग्राफ, ट्विटर कार्ड, ये सारे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इस पेज के ऊपर। गूगल ये टूल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यहाँ से आप वन क्लिक करके इसको आप चेक कर सकते हैं कि इसमें माइक्रो फॉर्मेट या स्कीमा वगैरह लगे हुए या नहीं। हमने पहले भी टेस्ट किया था इसको, इसमें नहीं थे। ओपन ग्राफ टैग्स भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सोशल एसईओ या एसईओ सोशल मीडिया के अंदर अगर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन बेहतर करनी है तो आप ओपन ग्राफ टैग लगाते हैं। इस वेबसाइट पे हैं कि नहीं आपको ये टूल आराम से बता देगा, ओपन ग्राफ के बारे में भी और ट्विटर कार्ड के बारे में भी। AMP मैंने आपको बताया था कि AMP एक और डिफरेंट वर्जन है। जिस तरह से गूगल फेसबुक ने अपना फेसबुक इंस्टेंट पेजेस लॉन्च किया था, गूगल ने AMP लॉन्च किया था। अगर आपकी वेबसाइट AMP नहीं है तो आपको ये टूल बता देगा, अगर AMP है तो भी बता देगा। सो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट AMP फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि आपकी वेबसाइट मोबाइल में गूगल खुद स्पीडीली लोड कर सके। मेटा व्यू पोर्ट एक टेक्निकल टर्म है। क्या आपने व्यू पोर्ट डिसाइड किया है कि नहीं, ये आपने बताना होता है। अगर आपका चेक मार्क नहीं है तो अपने डेवलपर से बात करें और इसको आप फिक्स करवा सकते हैं। robots.txt फाइल एक्सएमएल साइट में हमने डिस्कस किए थे, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर एरर आएगा और आपने फ़ौरन वो ऐड करवाने हैं जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। अगर ये हैं तो इसका मतलब ये ठीक है। लैंग्वेज एक्सप्लेन नहीं हुई, आप मेक श्योर करें कि अपने डेवलपर से बात करें कि भाई लैंग्वेज का टैग्स डालो। अगर आपकी वेबसाइट मल्टीलिंगुअल है फिर तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश है तो फिर भी डालने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि गूगल इसको मॉनिटर करता है। और अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका एक स्कोर मिस हो रहा है। आप इसको डलवाएं या आप उसमें खुद भी अगर डेवलपमेंट जानते हो तो ऐड कर सकते हैं। डॉक टाइप में आपको ये पता चलता है कि जी XHTML क्या करता है। इनकोडिंग में आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये किस तरह से इनकोड हुआ है। सो ये बेसिकली दोनों चीज़ें आपके डेवलपर ने देखनी होती हैं। आपको डॉक टाइप क्या है वो डिपेंड करता है कि आपने वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में बनाई है। तो अगर वो ठीक आ रहा है तो इसका मतलब ठीक है। इनकोडिंग भी अगर नहीं ठीक आ रही तो उसमें डेवलपर से कहें कि इसको ठीक करें। गूगल एनालिटिक्स नहीं है तो आपको ये टूल बता देगा कि गूगल एनालिटिक्स नहीं है, तो आप गूगल एनालिटिक्स डलवाएं। फेव आइकन बेसिकली ये आप देख रहे हैं, आप ब्राउज़र में छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, जिस तरह गूगल का ये G लिखा हुआ है, ये SEO का ये SQ लिखा हुआ है और विचू यूनिट्स का VU लिखा हुआ है। इसको फेव आइकन बोलते हैं। ये फेव आइकन आपकी वेबसाइट में होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ऊपर ये ऐसे ब्लैंक यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप ये डालेंगे तो गूगल में और बाकी जगहों पर ये आपका URL विजिबल होगा। आपको नहीं पता तो आप अपने डेवलपर से बात करें कि कैसे ऐड करवाना है। इसी तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स की यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट में अपनी ही इंटरनल लिंकिंग है, जैसे हमने डिस्कस किया था, आपकी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है तो आपको यहाँ सारे लिंक्स मिल जाएंगे कि इस पेज से बाकी पेजेस पे कौन कौन से लिंक्स जा रहे हैं। तो आप यहाँ से उनको ऑडिट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कुछ ठीक नहीं है तो आप उसको देख सकते हैं कि वो कैसे ठीक करना है। अगर आपको आपकी वेबसाइट से बाकी वेबसाइट पर लिंक्स जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल लिंक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आप ऑडिट कर सकते हैं कि आपने कौन से लिंक्स हटाने हैं, कौन से लिंक्स रखने हैं। अगर कोई लिंक नहीं ठीक तो आप उसको यहाँ से बताएंगे कि देख सकते हैं ईजीली कि भाई ये लिंक्स क्यों हैं। तो अगर आपको कोई हिडन लिंक है जो नज़र नहीं आ रहा देखने में, लेकिन वो भी आपको यहाँ पर ये टूल आपको आराम से निकाल देगा। डेंसिटी का एक और टैब है। डेंसिटी में जैसे कि हमने पेज इन्फो के पेज पे देखा था कि नीचे डेंसिटी के उसने टॉप 10 हमें कीवर्ड्स दिखाए थे। डेंसिटी में एक्चुअली बेसिकली डिटेल में आपको सारे के सारे कीवर्ड आपको मिलेंगे, जिसमें आपको ये बताएगा कि टोटल वर्ड्स कितने हैं। और उसके बाद राइट साइड में आप देखेंगे तो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3, 4 आपको सारे के सारे जो है ना वर्ड्स की लिस्ट बता देगा A to Z। आप इससे ये देख सकेंगे कि ऐसा कोई कीवर्ड जो एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो रहा है वो आपको सिंगल वर्ड में, डबल वर्ड में, 3 और 4 वर्ड्स में आपको वो सारी ऑप्शन यहाँ मिल जाएगी। यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आपको कीवर्ड का है तो क्या 3 वर्ड्स के वो इतनी डेंसिटी है उसकी जितनी आपको चाहिए थी, और उसकी क्या उतनी प्रोमिनेंस भी है और कितनी दफ़ा वो रिपीट हो रहा है। अगर वो 3 to 5% से ज़्यादा है तो आप उसको कम करेंगे, अगर कम है तो आप उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपका एक्चुअली ओरिजिनल जो टेक्स्ट है पूरी वेबसाइट में कितना है वो सारे के सारे यहाँ से ये टूल उठा के आपके सामने रख देगा। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली टेक्स्ट है कितना। आपको देखने में कुछ और लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर एक्चुअली कुछ और आ रहा है। तो ये सारा टेक्स्ट गूगल भी रीड करेगा और ये टूल भी रीड करेगा। उसके बाद कंपेयर URL डोमेन्स हैं। ये बेसिकली अगर आपने 2-4 डोमेन्स आप कंपेयर करना चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा, तो अभी फ़िलहाल हम इसके ऊपर ही जो है ये बात करेंगे कि ये टूल कैसे हेल्प करता है। सो
जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि उससे आप उसको ये क्लैरिटी होती है कि आप काम कर सकते हैं और आपको ये क्लैरिटी होती है कि आप वो काम वाकई कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी वर्कलोड का अंदाज़ा हो जाता है और उसको आपके स्किल्स का अंदाज़ा हो जाता है। इसके लिए मैं आपको अभी इस टॉपिक में एक्चुअली एक हिंट दूंगा कि किस तरह से ऑडिट रिपोर्ट बनती है, लेकिन एक ऑडिट रिपोर्ट बनाने में घंटों भी लग सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपने किस मकसद के लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। आपने पैसे लिए हैं तो हो सकता है कि आपको 10, 15, 20, 50 पेजेस की ऑडिट रिपोर्ट बनानी हो। अगर आपने बेसिक इनिशियल फ्री रिव्यू देना है उसको, तो आप 1-2 पेजेस की ऑडिट रिपोर्ट बनाकर उसको दे सकते हैं। मैं आपको समरी दूंगा कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना है, किस तरह से आपको बनाते चले जाना है, और बाद में उसको आप एक्सटेंड करें और मज़ीद रिसर्च करें, नेट पे जाके देखें, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आइए देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट बनती कैसे है। ऑडिट के लिए मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ही वेबसाइट लूँगा और इसको मैं कोशिश करूँगा कि हम इसका ऑडिट बनाएं। इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे मैं होम पेज पे हूँ और इसका मैंने एसईओ क्विक में पेज का इन्फो भी निकाल लिया है। अब करूँगा मैं ये कि मैं अपनी गूगल ड्राइव में जाऊँगा, अपने क्लाइंट के नाम से मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जो कि मैंने पहले बना रखा है। उसके अंदर मैं एक इनिशियल ऑडिट का फ़ोल्डर बनाता हूँ। आपकी ये मर्ज़ी है कि आप कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं हमेशा चीज़ें फ़ोल्डर में रखता हूँ ताकि मुझे बाद में ढूँढने में आसानी रहे। इधर आकर मैं एक नई रिपोर्ट क्रिएट करूँगा। उसके लिए आपको लेफ़्ट कॉर्नर में न्यू का बटन क्लिक करना है और गूगल डॉक में आपको रिपोर्ट बनानी है। अच्छा, कुछ लोग गूगल स्लाइड्स भी यूज़ करते हैं। आप गूगल स्लाइड यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पावर पॉइंट या गूगल स्लाइड ज़्यादा आसान लगती हैं। मैं गूगल डॉक्स में इसलिए लिखता हूँ कि गूगल डॉक्स में मुझे काफ़ी कंटेंट लिखना होता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता वो ये डॉक्यूमेंट बड़ा होता चला जाता है। तो पावर पॉइंट और डॉक्स दोनों ठीक हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जब तक कि आप इन्फॉर्मेशन ठीक दे रहे हैं, वो उसमें कोई मसला नहीं है कि आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं उसको। डॉक्स में भी और पावर पॉइंट में भी सब एक ही बात है। इसका टाइटल दे दें, मैं आपको यहाँ पर लिखूँगा वीयू एसईओ ऑडिट। आप अपने क्लाइंट का नाम लिखेंगे, उसके आगे ऑडिट लिखेंगे और अगर आपने डेट लिखनी है तो आगे डेट भी लिख सकते हैं। नीचे डॉक्यूमेंट में जाएँ और क्लाइंट का नाम बड़ा करके लिखें। विच यूनिवर्सिटी क्लाइंट का नाम है, इसकी डोमेन जो है वो, काम मैंने जो करना है वो उसका वेबसाइट ऑडिट है। इसको वेबसाइट एसईओ ऑडिट भी आप बोल सकते हैं और इसको आप टॉपिक का नाम टाइटल दे दें और इसको आप सब टाइटल कर दें और इन दोनों को मैं सेंटर लाइन करके थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करूँगा। तो टाइटल भी लिख लिया और नीचे मैंने उसको सब टाइटल भी लिख लिया। अब करना क्या है, यहाँ पर आप बेसिकली डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं छोटी सी। ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट का नाम लिख सकते हैं आप या उसकी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। उसमें आप बताएंगे कि ये ऑडिट क्या एक्सप्लेन करता है। या आप अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लाइनें लिखना चाहते हैं। 2 लाइनें, 4 लाइनें ठीक हैं। अगर आप समरी दे रहे हैं इट्स फाइन। सो ऑडिट हमेशा होता है पेज वाइज। सबसे पहले मैं होम पेज टाइटल लिखूंगा और मैं होम पेज के जितने इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा। इसको हेडिंग 1 मैंने कर दिया ताकि ज़रा प्रोमिनेंट रहे। होम पेज का जो यूआरएल है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब सबसे पहला मुझे इशू क्या नज़र आया, अब हमने यहाँ से वही चीज़ कि हमने अपना दिमाग यूज़ करना है। जो भी हमने सीखा अभी तक स्किल में, हमने वो यूज़ करना है कि हमारे नॉलेज के मुताबिक इस वेबसाइट में क्या क्या इशू हो सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये वेबसाइट सिक्योर ही नहीं है। ठीक है, और इसके आप देखेंगे कि एसएसएल नहीं लगा हुआ। इसमें जो यूआरएल है वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ये इश्यूज़, इससे पहले एक और भी इशू होता है, वो है इसका टाइटल। हमें ये पता है कि इसका टाइटल भी ठीक नहीं है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, इसके कीवर्ड्स भी नहीं है। तो ऐसी वेबसाइट में बहुत सारे इश्यूज़ हैं और अगर इसके होम पेज पे ये इश्यूज़ हैं तो इसका मतलब कि इसके इनर पेजेस पे भी ये इशू हो सकते हैं। अगर आपने पूरी वेबसाइट करनी है ऑडिट, तो आपको ज़रूरत नहीं है पूरी वेबसाइट ऑडिट करने की, क्योंकि अगर 2-4 पेजेस में आपको पता चल जाए कि ये वेबसाइट ठीक तरह से नहीं बनी हुई, तो आप बाकियों भी ज़ूम कर लेंगे कि हाँ भाई, ये देखें, मैंने बाकी पेजेस भी देखे हैं, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है उसके ऊपर कुछ कुछ भी एडिड नहीं है। हमें क्लियरली पता है कि ये विश्व यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इसमें बिल्कुल एसईओ नहीं हुई। सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रॉब्लम लिखूँगा। आप इसको बुलेट्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ से बुलेट्स में ऑन करूँगा। सबसे पहला प्रॉब्लम है टाइटल इज़ नॉट ऑप्टिमाइज्ड। अब मैंने आपको तरीका बताया था कि आपने
हर एलिमेंट का, हर प्रॉब्लम की 3 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। सो सबसे पहले मैं होम पेज का पेज टाइटल एक हेडिंग दे देता हूँ उसको, ताकि क्लाइंट द्वारा इसको क्लियरली समझ सके कि किस बारे में बात हो रही है। इसको हेडिंग 2 कर लें। उसके अंदर पहला इशू क्या है? इशू ये है कि जी टाइटल ऑप्टिमाइज़ नहीं है। इसको बुलेट्स अभी नहीं करते हैं, आपको मैं एक और तरीके से बताता हूँ कि आप इसको इशू एक्सप्लेन कर दें। ये इशू है और इस तरह से उसको प्रॉपर्ली आप एक्सप्लेन कर दें कि टाइटल इज़ नॉट ऑप्टिमाइज़। अब आपने तो बोल दिया टाइटल ऑप्टिमाइज़ नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो मैं नॉर्मली इंपॉर्टेंस लिखता हूँ ताकि क्लाइंट को ये पता हो कि भाई ठीक है, टाइटल तो ऑप्टिमाइज़ तो नहीं है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि टाइटल नहीं होगा तो आपका यूज़र आपकी इन्फॉर्मेशन रीड नहीं कर सकेगा। तो मैं उसको बताऊँगा कि आप प्रॉपर टाइटल एक मार्केटिंग टैक्टिक की तरह काम करता है। ये सबसे पहले देखा जाता है और गूगल जो है इसको सर्च क्वेरी से रिलेट करता है। और इसमें एक और भी चीज़ होती है कि अगर आपका टाइटल में कीवर्ड ही नहीं है, गूगल उसको रिलेट ही नहीं कर सकेगा उन सर्च क्वेरीज के अगेंस्ट जो कि लोग ढूंढ रहे हैं। तो ना वो रिलेट करेगा, जब रिलेट नहीं करेगा तो वो बेसिकली क्या होगा कि आपकी वेबसाइट एसईओ बेहतर नहीं होगी, वो आपको रैंक करना बंद कर देगा। तो आपने पहले टाइटल इशू बताया, इशू के बाद आपने उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपने उसको सोल्यूशन भी बता देना है कि सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप कि जी वी नीड टू रिसर्च कीवर्ड्स, असाइन अ ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स। आपने उस कीवर्ड के ग्रुप को होम पेज से लिंक करना है और फिर उसको ऑप्टिमाइज करना है उस कीवर्ड के पूल में से। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी है कि किस तरह से आप अपनी रिपोर्ट जो है एनहेंस कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं ताकि क्लाइंट उसको पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि भाई ये जो उसने लिख के भेजा है ये मुझे इसकी समझ आ रही है और ये ही नोज़ व्हाट ही डज़। उसको ये पता होना चाहिए कि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और ये एक बड़ा आसान तरीका है उसको बताने का। तो पेज टाइटल की एक ऑप्शन, एक प्रॉब्लम थी जो कि मैंने एक्सप्लेन की। आप यहाँ पर उसको सोल्यूशन भी बताएंगे, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे और डिस्क्रिप्शन में क्या इश्यूज़ हैं, अगेन आप उसकी इशू, इम्पोर्टेंस और सोल्यूशन, ये आप चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह से आप नीचे चले जाएंगे तो बात आ जाएगी यूआरएल की कि वहाँ पेज के यूआरएल में एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आप इशू बताएंगे और यही चीज़ आप दोबारा कॉपी करते रहेंगे। सो बेसिकली आपने उसको हेल्प करना है क्लाइंट को ये अंडरस्टैंड करने में कि उसके इश्यूज़ हैं क्या। जब आप उसको ये हेल्प करेंगे तब वो आपको हायर भी करने की सोचेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आपको काम आता है। सो अगेन इसको करने में घंटों लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितना डिटेल में काम किया है। अब ये चीज़ें आपको आसान करनी है तो आप क्या करेंगे, आप एसईओ क्विक का टूल ये यूज़ करते हुए आप यहाँ से बेसिक चीज़ें निकाल सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि कैशे डेट जो है वो पुरानी है, यहाँ पर आप लिखेंगे कि पुरानी कैशे डेट से क्या नुकसान होता है और इसका कंटेंट अपडेट करके हम इसका सोल्यूशन बेहतर निकाल सकते हैं। और इसी तरह से आप इसकी कीवर्ड की डेंसिटी है, आप उनको बताएंगे कि जी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कीवर्ड जो है वो 3 वर्ड 4 वर्ड में वो यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है। विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो कि नाम है बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन कितने लोग विश्व यूनिवर्सिटी को जानते हैं और कितने लोग अगर डिग्री ढूंढ रहे हैं या अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान अगर कोई ढूंढ रहा है तो उसमें विश्व यूनिवर्सिटी में बेस्ट नहीं आ रहा। तो वो सारे कीवर्ड्स आपने जब रिसर्च करेंगे, इसके अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तब यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकेंगे। तो आप इसको कॉपी करके वहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ से इसको ऐसे कॉपी करें, उनको बता दें कि जी आपके जो टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स हैं वो बेसिकली आप टॉप 5 कर लें और बाकी उनको कहें कि जी अब हम डिटेल में काम करेंगे तब हम उसके ऊपर मेंशन करेंगे। सो नीचे आप जाएंगे, यहाँ पर मैं कीवर्ड्स की एक हेडिंग देता हूँ और नीचे सिंगल वर्ड कीवर्ड्स। क्लाइंट को पता तो हो कि उसने जो कंटेंट लिखवाया है या खुद लिखा है उसमें कितना वो एसईओ फ्रेंडली है। और नीचे आप ये कॉलम ऐसे कॉपी पेस्ट करेंगे या आप अपना कॉलम खुद भी बना सकते हैं। तो आपका ये उसको आप बता सकेंगे कि भाई ये पाकिस्तान आपका 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसमें 2.737% उसकी वो डेंसिटी बन रही है। सो ये एक जो
टेम्पलेट है या ऐसे आप जब इस डॉक्यूमेंट को बनाते चले जाएंगे, ये इसको प्रॉपर आप हेडिंग्स को जो है फॉर्मेट कर लेंगे ताकि वो पढ़ने में आसानी हो, उसको डाइजेस्ट करने में आसानी हो। ये हेडिंग 3 थी। हायरार्की में मैंने इसको टाइटल दिया, इसको सब टाइटल दिया, इसको हेडिंग 1 दिया। जो पेज का नाम था हेडिंग 1 था, इशू का जो है वो हेडिंग 2 मैंने कर दी, और एक्चुअल जो सब कैटेगरीज थी इशूज़ की वो मैंने हेडिंग 3 कर दी। अब इसको करने के बेशुमार तरीके हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से ब्यूटीफुल कर सकते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट एक जब आपका बन जाएगा, इसको आप फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, डाउनलोड एज PDF कर लें, PDF में उसको भेजें तो जो है ना, ताकि वो उसको पढ़ सके। जैसे कि आपने देखा कि मैंने एक डॉक्यूमेंट आपको बनाने का तरीका बता दिया। अब डॉक्यूमेंट कितना लेंथी रखना है, कितना छोटा करना है, इट्स अप टू यू। मैं आपको पकड़ पकड़ के सारी वेबसाइट्स तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन ये मैंने ज़रूर आपको एक नुस्खा समझ लें या एक इसको आप हिंट समझ लें कि आप इसको यूज़ करते हुए इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको और भी चीज़ें बता सकता हूँ कि आप गूगल पे जाएं, रिसर्च करें, आपको बहुत सारे ऑडिट के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप बल्कि आर्टिकल्स पढ़ें इस बारे में कि ऑडिट करना कैसे है। मज़ीद इसके बारे में जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल्स नेट से खुद ही मिल जाएंगी। और अगर आपको लगता है कि आपको टेम्पलेट अच्छे चाहिए, आपको ये टेम्पलेट नहीं पसंद आ रहा, आपको अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, मैं अगर आपका क्लाइंट हूँ या आपका क्लाइंट अगर आपके रिपोर्ट पढ़ रहा है, उसको समझ आनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है। रिपोर्ट बनाने का कोई फॉर्मेट नहीं है। सो टूल्स यूज़ करें इसके लिए। मैंने SEO क्विक यूज़ किया। आप SEO क्विक के अलावा अगर आप मॉज के फ़ैन हैं तो मॉज बार के नाम से एक फ्री टूल, मॉज का भी एक टूल बार है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेड टूल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप SEO क्विक का जो पेरेंट कंपनी है SEMrush, आप वो SEMrush.com आप यूज़ कर सकते हैं, आप moz.com यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा Ahrefs भी एक अच्छा टूल है, वो भी आप Ahrefs.com भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो पेड टूल्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्लाइंट कितना पे कर रहा है और आपके पास कितना बजट अवेलेबल है। इन शॉर्ट, ऑडिट करने का कोई एक तरीका नहीं है। आपने सिर्फ क्लाइंट को ये बताना है कि आपको प्रॉब्लम पता है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है और आप उसके लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। जब आप ये विन कर लेंगे, वो आप रिपोर्ट से करें। गूगल आपसे बात करने के लिए आपको टूल्स भी प्रोवाइड करता है, और गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है जो गूगल चाहता है कि हर वेबसाइट ऑनर उसमें अपनी वेबसाइट रजिस्टर करे, ताकि गूगल आपको ना सिर्फ आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बता सके, बल्कि अगर गूगल को कोई इशू आ रहा है आपकी वेबसाइट से या गूगल ने आपको पेनल्टी डाली है तो उसके तहत आपको बता भी सके। तो गूगल वेबमास्टर टूल बेसिकली ये वो टूल है जो हर वेबसाइट ऑनर के लिए ज़रूरी है कि वो इसमें रजिस्टर करे। तो आप अपनी वेबसाइट भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप अपनी क्लाइंट की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो वो भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अभी करवाऊंगा कि अव्वल तो इसमें रजिस्टर कैसे करना है और उसके बाद ये टूल होता क्या और ये क्या करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट पे हूँ, आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे आप search.google.com search-console/about पे जाकर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, और इसमें आपको ये डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा कि गूगल इसमें क्या क्या करता है। तो इन शॉर्ट गूगल ये कहता है कि जी हम आपको परफॉर्मेंस के लिए, अगर आपको कोई टूल चाहिए तो अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस आप इस टूल से बेहतर कर सकते हैं। इस पर अकाउंट बनाने के लिए आपको जीमेल का अकाउंट चाहिए होता है, जो आपने ऑलरेडी एडवर्ड्स के लिए यूज़ किया, वही अकाउंट आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी फर्स्ट टाइम, जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आपने कोई वेबसाइट ऐड करनी है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट ऐड करता हूँ usman.co, और अगर मेरी वेबसाइट HTTPS है तो मैं उसको पहले लिखूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये HTTP वेबसाइट करता है। सो मैं उसको पूरा URL दूंगा जो मेरी वेबसाइट का URL है, और मैं उसको ऐड प्रॉपर्टी कर दूंगा। जैसे मैं ऐड प्रॉपर्टी करूँगा वो वैलिडेशन चेक करेगा कि क्या मैं उस वेबसाइट का ओनर हूँ कि नहीं। सो आप बेसिकली किसी और की वेबसाइट को वो नहीं उस पर कर सकते जब तक कि आप उस वेबसाइट के ऑनर नहीं है। उसको वेरीफाई करने के कुछ तरीके गूगल आपको देता है, जिसमें से ये तरीके आपके सामने लिस्टेड हैं। वो पहला तरीका है HTML फाइल। वो कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी होस्टिंग में जाएं और जाकर होम पेज यानी सर्वर रूट डायरेक्टरी में अपनी जाके ये फ़ाइल अपलोड कर लें। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये एक HTML फाइल डाउनलोड हो जाएगी। वो कहेगा कि ये HTML फाइल वहाँ जाके अपलोड कर दें, उसके बाद यहाँ से वेरीफाई कर लें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपके पास अगर होस्टिंग की एक्सेस नहीं है तो आप HTML टैग यानी कि आप अपनी वेबसाइट में जाएं और सिर्फ हेडर में जाके ये टैग उसको ऐड कर दें। तो ये टैग भी अगर आप ऐड नहीं कर सकते हैं तो आप गूगल एनालिटिक्स, अगर आपका अकाउंट है वहाँ पर लिंक्ड है, अगर आपने यहाँ गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किया हुआ वेबसाइट के अंदर और वही गूगल एनालिटिक्स की आपको एक्सेस भी है और उसी ईमेल से आपने ये अकाउंट भी बनाया है, तो वहाँ पर अगर आप एडमिन हैं
तो आप बेसिकली मतलब वहाँ पर अगर आपको एडिट परमिशंस हैं तो आप उसके थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से गूगल टैग मैनेजर या दूसरा डोमेन नेम प्रोवाइडर, अगर आपके पास डीएनएस सेटिंग्स की एक्सेस है तो आप डोमेन नेम के तहत भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं। सो इन एनी केस आपके पास मल्टीपल तरीके हैं ये प्रूव करने के लिए कि आपकी वेबसाइट वो आपकी वेबसाइट है या आप उसको ऑन करते हैं। सो वे ऑनरशिप वो इसलिए मांगता है कि कोई और बंदा किसी और की वेबसाइट इंडेक्स नहीं कर सकता जब तक कि आपके पास उसकी बैकएंड की एक्सेस नहीं होगी, जब तक आपके पास एडमिन एक्सेस या होस्टिंग नहीं होगी, आप इनमें से कोई तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सो आपने क्लाइंट से कहकर या आपने फाइल रखवा लेनी है अपने सर्वर में, ताकि जब भी कोई यूआरएल ओपन करे तो वो जो है गूगल उसको वेरीफाई कर सके कि आपके पास ये वेबसाइट की एक्सेस है। उसके लिए आप ये फाइल उनको भेज सकते हैं, या अगर आपके पास एडमिन एक्सेस है तो आप एचटीएमएल टैग खुद भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके आपको काफ़ी प्लगइन मिल जाएंगे। योस्ट के एसईओ के प्लगइन के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी जिसमें आप ये कोड भी डाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप प्लेन एचटीएमएल में ये कोड अपने डेवलपर को भी दे सकते हैं कि जो आपको ये ऐड कर देगा। एनीवेज इन शॉर्ट ये आप वेबसाइट किसी भी तरह से वेरीफाई करवा लेंगे। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी, सो इन शॉर्ट आपने अपनी वेबसाइट वेरीफाई करनी है। जैसे आप वेबसाइट वेरीफाई कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये मेरी अपनी वेबसाइट है usman.co, जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो मैं आपको उसमें दिखा सकता हूँ कि किस तरह से गूगल जो है उसको गूगल के टूल क्या करता है और इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपको ओवरव्यू का पेज नज़र आएगा। ओवरव्यू के पेज में आपको सबसे राइट साइड पे ये गूगल डिटेल्स दिखा रहा है जिसमें परफॉर्मेंस आ रही है। परफॉर्मेंस के नीचे कवरेज का सेक्शन है, कवरेज के नीचे एनहांसमेंट का सेक्शन है। परफॉर्मेंस में गूगल आपको ये बता रहा है कि आपकी मतलब मेरी वेबसाइट में 119 क्लिक्स हुए हैं लास्ट कुछ दिनों में। वो डिटेल अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसको ओपन रिमोट कर सकता हूँ या कहीं भी क्लिक करूँगा तो उसको ओपन कर लेगा। तो अब यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि जी मेरी जो है लास्ट 3 मंथ्स में 119 क्लिक्स हुए हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर गूगल के अंदर। गूगल के अंदर मतलब ये है कि ये बेसिकली गूगल सर्च पे कितने रिजल्ट क्लिक हुए हैं, वो कितने लोगों ने मेरे सर्च रिजल्ट्स को देखा है। और अगर मैं ये CTR ऑन करूँ तो जितने ने देखा उनमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, तो वो रेशो एक जनरेट होती है जिसको क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं, यानी कि कितनों ने देखा और कितनों ने क्लिक किया। तो वो 5.6% रेशो मेरी जनरेट हो रही है। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। और मेरी एवरेज पोजीशन कहाँ पर है, यानी कि जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट मुझे सर्च किया जा रहा है उसमें मैं एज एन एवरेज पूरी वेबसाइट में कहाँ रैंक करता हूँ। सो ये स्टैट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने में कि लोग आपको क्या किस क्वेरी से ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो मैं सर्च करने वाले लोग हैं वो मेरा नाम ही सर्च कर रहे हैं। सो उस्मान लतीफ़ को लिख रहा है तो मैं 44 क्लिक्स हुए हैं उस्मान लतीफ़ के कीवर्ड पे, और मैं तकरीबन 250 दफ़ा नज़र आए उन लोगों को इस नाम के ऊपर। और क्लिक थ्रू रेट जो है 17.7% इसका क्लिक थ्रू रेट है। और इसकी पोजीशन जो है मैं तकरीबन अपने नाम पे फ़िलहाल 3.6 पोजीशन पर रैंक कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं कभी थर्ड या कभी फोर्थ पे रैंक करता हूँ। सो ये बेसिकली गूगल का एक तरीका आपको बताने का कि आप किन कीवर्ड्स पे सर्च किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एक और कीवर्ड है जो कि मेरा टाइटल भी है। लोग इस पे भी मतलब मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, तो लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट सर्च करते हैं तो गूगल उनको भी मेरी वेबसाइट दिखाता है। इसमें मैं टॉप 10 पे रैंक कर रहा हूँ। स्मार्ट डिजिटल मीडिया भी लोग सर्च कर रहे हैं। मतलब ये वो कीवर्ड्स हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मेरा नाम लिख के सर्च कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो गूगल आपको परफॉर्मेंस में बताता है। इसके बाद ये क्यूरीज थी, क्यूरीज के बाद पेजेस में भी आप आ जाएँ तो पेजेस में आपको बताएगा कि कौन से पेजेस हैं सबसे ज़्यादा जिन पे क्लिक्स आ रहे हैं, उन पे किस पे इंप्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं, क्या क्लिक थ्रू रेट है, उसकी क्या पोजीशन है। तो सबसे ज़्यादा मेरा होम पेज विजिट हो रहा है, फिर ब्लॉग का पेज विजिट हो रहा है, उसके बाद मेरा एक ये ब्लॉग आर्टिकल है जो विजिट हो रहा है, प्रोफाइल विजिट हो रही है। इस तरह से सारे आपको यूआरएल नज़र आ रहे होंगे। फिर कंट्रीज़ में देख सकता हूँ यहाँ पर कि किस कंट्री से मेरी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है मेरी। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इंडोनेशिया है। ये काफ़ी मुल्कों से मुझे लोग विजिट कर रहे हैं। और ये सारे के सारे स्टैट्स जो हैं लास्ट 3 मंथ्स के स्टैट्स हैं। फिर डिवाइसेस भी आप चेक कर सकते हैं कि किन डिवाइसेस के ऊपर मेरी वेबसाइट विजिट हो रही है। इधर से आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल से कितनी दफ़ा विजिट हुई और टैबलेट से कितनी दफ़ा विजिट हुई। और अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल और टैबलेट में अगर ऑप्टिमाइज़ नहीं है तो आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि जितने परसेंट ये ऑडियंस है ये आपको वो एक्सपीरियंस पूरा देख रही होगी। सो तकरीबन 30 क्लिक्स हुए मुझे मोबाइल के ऊपर और 18 क्लिक्स हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो आप समझ लें कि तकरीबन 30-40% मेरी ट्रैफिक जो है वो मोबाइल के ऊपर आ रही है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये देखना कि क्या मोबाइल पे मेरी वेबसाइट अच्छी लग भी रही है कि नहीं। उसके बाद एक सर्च अपीयरेंस का सेक्शन है जिसमें गूगल आपको ये कुछ स्पेशल चीज़ें दिखाता है कि सर्च अपीयरेंस मेरी कैसी है। यहाँ पर फ़िलहाल मेरी कोई स्टैट्स नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट किस तरह की है। गूगल आपको उसके अगेंस्ट यहाँ पर रिजल्ट्स दिखाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है, कब ऊपर गई, कब नीचे गई। और आपको आइडिया भी होगा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आपकी ट्रैफिक बढ़ गई और ऐसा क्या हुआ कि आपकी ट्रैफिक कम हो रही है। तो ये चीज़ें आपके लिए मेजर करना ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं वापस ओवरव्यू वाले पेज पे जाता हूँ। परफॉर्मेंस के बाद कवरेज में देखूंगा। कवरेज का सेक्शन जो लेफ्ट साइड में ये इंडेक्स के अंडर आ रहा है,
कवरेज में गूगल आपको ये बताता है कि उसको इश्यूज़ कितने मिले हैं आपकी वेबसाइट से। तो ये बड़ा अच्छा टूल है गूगल की तरफ से, जो आपको बड़ी क्लियरली ये बताता है कि कितने एरर्स हैं जो गूगल को मिले हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो गूगल आपको खुद यहाँ पर मेंशन करता है। फिलहाल गूगल को मेरी वेबसाइट पे कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग भी नहीं है, और जो वैलिड पेजेस हैं वो तकरीबन 19 पेजेस हैं। सो लास्ट कुछ अरसे से गूगल को मेरे जो वैलिड पेजेस हैं वो उसमें ये ग्रोथ हो रही है। और कुछ एक्सक्लूडेड पेजेस हैं, ये वो पेजेस हैं जो मैंने एक्सक्लूड किए हुए गूगल में, यानी कि ऐसे रेलिवेंट पेजेस जो मुझे नहीं चाहिए गूगल में, मैंने उसको मैन्युअली एक्सक्लूड किया है। तो वो गूगल मुझे दिखाएगा कि आपने कितने पेजेस एक्सक्लूड किए हैं। यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने जो पेजेस एक्सक्लूड किए कि क्या वो एक्सक्लूड हुए या नहीं हुए। अगर हुए हैं तो कितने ज़्यादा पेजेस हैं जो एक्सक्लूडेड हैं। सो नीचे आप देखेंगे कि गूगल बता रहा है मुझे कि कितने जो हैं पेजेस पे मेरा ये एरर्स आ रहे हैं, फिर कितनों पे एनोमली है, मतलब क्रॉल एनोमली, मतलब डेटा उसका मैच नहीं हो रहा, फिर कितना पे डुप्लीकेट कंटेंट है, कितना पे जो है वो कितने पेजेस गूगल ने क्रॉल कर लिए हैं लेकिन इंडेक्स नहीं किए। सो ये सारे वो स्टैट्स हैं जो आपको आइडिया देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर नई वेबसाइट है तो गूगल हो सकता है उसको क्रॉल कर ले लेकिन उसको इंडेक्स ना करें। सो आपकी अगर कंटेंट डुप्लीकेशन है तो गूगल आपको यहाँ पर इस तरह से भी बताएगा कि लेट्स सपोज कि आपके 1000 पेजेस हैं लेकिन गूगल ने सिर्फ 100 क्रॉल 1000 क्रॉल तो कर लिए हैं लेकिन इंडेक्स सिर्फ 100 की हैं। तो गूगल वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी अगर 900 नहीं क्रॉल हो रहे या नहीं इंडेक्स हो रहे, उसका कोई रीज़न हो सकता है। आप उसको बेहतर करेंगे तो गूगल उसको भी क्रॉल करना शुरू कर देगा। सो बेसिकली ये देखिए, यहाँ पर भी बता रहा है कि डुप्लीकेट कंटेंट उसको कितना मिला और उसमें गूगल ने किस तरह से कैनोनिकल को यूज़ करके प्रेफर्ड वर्जन यूज़ किया उसका। तो काफ़ी स्टैट्स आपको मिलेंगे। अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा बड़ी होगी तो आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग या बड़ा हेल्पफुल टूल बन जाएगा, क्योंकि बड़ी वेबसाइट्स के लिए ये टूल काफ़ी अच्छा है। और अल्टीमेटली आपको यहाँ से वो प्रॉब्लम नज़र आ जाती है कि आपने किन चीज़ों को पहले फ़िक्स करना है और किन को बाद में फ़िक्स करना है। उसके बाद अगर आप मैं ओवरव्यू पे दोबारा जाऊँगा और मैं थर्ड सेक्शन जो एनहांसमेंट है, मैं देखूँगा कि गूगल मुझे एनहांसमेंट्स में क्या सजेशन दे रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट कैसे बेहतर बना सकता हूँ। सो उसमें एरर गूगल को कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 5 पेजेस हैं जो वैलिड नज़र आ रहे हैं गूगल को। वो मुझे बता रहा है कि आपके 5 पेजेस हैं वो मोबाइल फ्रेंडली पेजेस हैं। तो यहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आपको चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या गूगल ने उसको पिक किया कि नहीं किया। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक यूआरएल देखना चाहते हैं, किसी एक यूआरएल की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में यूआरएल इंस्पेक्शन का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वो यूआरएल को टाइप करेंगे, वहाँ से आप उसको व्यू कर लेंगे। फिर साइट मैप की एक ऑप्शन जो मैं आपको बार बार बताता हूँ साइट मैप क्रिएट करने का, वो बेसिकली एक्सएमएल साइट मैप आप गूगल को यहाँ जाके सबमिट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट गूगल के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ मैं साइट मैप का यूआरएल लिखूंगा जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर यूआरएल होगा, उसको सबमिट कर दूंगा। ये मैंने सबमिट किया है आप लोगों के लिए। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे साइट मैप वो बता रहा है कि जी वो प्रोसेस हो गया सक्सेसफुली। उसमें अभी उसने यूआरएल डिस्कवर नहीं किए हैं और उसमें लास्ट उसने रीड कब किया है। जैसे जैसे वो साइट मैप जो है वो इसको मज़ीद पेजेस ऐड होते जाएंगे तो वो यूआरएल डिस्कवर करता जाएगा। सो ये बेसिकली एक फ़ाइनल चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ, उसमें ये मैनुअल एक्शंस का सेक्शन है, जिसमें मैंने जैसे आपको इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैनुअल एक्शन क्या होते हैं। जब गूगल आपको पेनलाइज करता है तो मैनुअल एक्शन के तहत वो आपको बताता है कि जी आपको उसने मैनुअली बैन किया है। अगर आपको मैनुअल एक्शन हुआ है इसका मतलब ये है कि गूगल ने बाकायदा आपको पेनल्टी डाली है, और इस मैनुअल एक्शन के तहत जो है बेसिकली आपको यहाँ पे जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसको फिक्स करना होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे मैनुअल एक्शन क्या होता है, लेकिन जब मैं आपको मजीद नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स में बताऊँगा कि मैनुअल एक्शन क्या होता है तब आपको ये याद होना चाहिए कि मैनुअल एक्शन बेसिकली आप यहाँ से आके रिव्यू करेंगे। जी ट्रेनिंग, जैसा कि आपने देखा कि गूगल वेब मास्टर टूल्स कैसे आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट मैनेज करने में। ये टूल एक लाजमी टूल है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ये फ्री टूल है गूगल की तरफ से, और अगर गूगल ने आपको पेनल्टी दी है, कोई एरर गूगल को मिला है, आपके पास कोई तरीका नहीं है समझने का जब तक कि गूगल आपको खुद ना बता दे। और ये गूगल की बड़ा अच्छा टूल है। इसको अगर आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपकी काफ़ी एसईओ वैसे ही बेहतर हो जाएगी, क्योंकि गूगल जितने भी इशूज़ उसमें ढूंढता है वो आपको खुद से बताना शुरू कर देता है। गूगल वेबमास्टर टूल्स आपने अपनी वेबसाइट्स के लिए भी और क्लाइंट की वेबसाइट के लिए भी आपने एक्सेस लेनी है। एक ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल लोग भी ऐड हो सकते हैं, तो क्लाइंट को आप बताएं कि अगर वो रजिस्टर करना चाहे वो खुद रजिस्टर कर ले और आपको एक्सेस दे दे, आपके ईमेल के ऊपर एक्सेस दे दे, या फिर आप उसको बना के अकाउंट की एक्सेस दे दें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। इस टूल के तहत आप एसईओ बेहतर करेंगे, और इसके इसके बगैर गुजारा नहीं है एसईओ का। तो ये एक लाजमी टूल है, और इसको मज़ीद मैं रिकमेंड करूँगा कि रिव्यू करें, पढ़ें। गूगल आपसे बात करने के लिए आपको टूल्स भी प्रोवाइड करता है, और गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा टूल है जो गूगल चाहता है कि हर वेबसाइट ऑनर उसमें अपनी वेबसाइट रजिस्टर करे, ताकि गूगल आपको ना सिर्फ आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बता सके, बल्कि अगर गूगल को कोई इशू आ रहा है आपकी वेबसाइट से, या गूगल ने आपको पेनल्टी डाली है, तो उसके तहत आपको बता भी सके। तो गूगल वेबमास्टर टूल बेसिकली ये वो टूल है जो हर वेबसाइट ऑनर के लिए ज़रूरी है,
कि वो इसमें रजिस्टर करे। तो आप अपनी वेबसाइट भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, और अगर आप अपनी क्लाइंट की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो वो भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। मैं आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अभी करवाऊँगा कि अव्वल तो इसमें रजिस्टर कैसे करना है, और उसके बाद ये टूल होता क्या और ये क्या करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट पे हूँ। आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे आप search.google.com search-console/about पे जाकर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, और इसमें आपको ये डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा कि गूगल इसमें क्या-क्या करता है। तो इन शॉर्ट गूगल ये कहता है कि जी हम आपको परफॉर्मेंस के लिए, अगर आपको कोई टूल चाहिए तो अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस आप इस टूल से बेहतर कर सकते हैं। इस पे अकाउंट बनाने के लिए आपको जीमेल का अकाउंट चाहिए होता है, जो आपने ऑलरेडी एडवर्ड्स के लिए यूज़ किया, वही अकाउंट आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें लॉगिन करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी फर्स्ट टाइम, जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आपने कोई वेबसाइट ऐड करनी है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट ऐड करता हूँ usman.co, और अगर मेरी वेबसाइट HTTPS है तो मैं उसको पहले लिखूँगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये HTTP वेबसाइट करता है। सो मैं उसको पूरा URL दूँगा जो मेरी वेबसाइट का URL है, और मैं उसको ऐड प्रॉपर्टी कर दूँगा। जैसे मैं ऐड प्रॉपर्टी करूँगा वो वैलिडेशन चेक करेगा कि क्या मैं उस वेबसाइट का ओनर हूँ कि नहीं। सो आप बेसिकली किसी और की वेबसाइट को वो नहीं उस पे कर सकते जब तक कि आप उस वेबसाइट के ओनर नहीं हैं। उसको वेरीफ़ाई करने के कुछ तरीके गूगल आपको देता है, जिसमें से ये तरीके आपके सामने लिस्टेड हैं। वो पहला तरीका है HTML फ़ाइल। वो कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो आप अपनी होस्टिंग में जाएँ और जाकर होम पेज यानी सर्वर रूट डायरेक्टरी में अपनी जाके ये फ़ाइल अपलोड कर लें। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये एक HTML फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। वो कहेगा कि ये HTML फ़ाइल वहाँ जाके अपलोड कर दें, उसके बाद यहाँ से वेरीफ़ाई कर लें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपके पास अगर होस्टिंग की एक्सेस नहीं है तो आप HTML टैग यानी कि आप अपनी वेबसाइट में जाएँ और सिर्फ हेडर में जाके ये टैग उसको ऐड कर दें। तो ये टैग भी अगर आप ऐड नहीं कर सकते हैं तो आप गूगल एनालिटिक्स, अगर आपका अकाउंट है वहाँ पर लिंक्ड है, अगर आपने यहाँ गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किया हुआ वेबसाइट के अंदर, और वही गूगल एनालिटिक्स की आपको एक्सेस भी है और उसी ईमेल से आपने ये अकाउंट भी बनाया है, तो वहाँ पर अगर आप एडमिन हैं तो आप बेसिकली मतलब वहाँ पर अगर आपको एडिट परमिशंस हैं तो आप उसके थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से गूगल टैग मैनेजर या दूसरा डोमेन नेम प्रोवाइडर, अगर आपके पास DNS सेटिंग्स की एक्सेस है तो आप डोमेन नेम के तहत भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं। सो इन एनी केस आपके पास मल्टीपल तरीके हैं ये प्रूव करने के लिए कि आपकी वेबसाइट वो आपकी वेबसाइट है या आप उसको ऑन करते हैं। सो वे ऑनरशिप वो इसलिए मांगता है कि कोई और बंदा किसी और की वेबसाइट इंडेक्स नहीं कर सकता जब तक कि आपके पास उसकी बैकएंड की एक्सेस नहीं होगी, जब तक आपके पास एडमिन एक्सेस या होस्टिंग नहीं होगी, आप इनमें से कोई तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सो आपने क्लाइंट से कहकर या आपने फ़ाइल रखवा लेनी है अपने सर्वर में, ताकि जब भी कोई URL ओपन करे तो वो जो है गूगल उसको वेरीफाई कर सके कि आपके पास ये वेबसाइट की एक्सेस है। उसके लिए आप ये फाइल उनको भेज सकते हैं, या अगर आपके पास एडमिन एक्सेस है तो आप HTML टैग खुद भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके आपको काफ़ी प्लगइन मिल जाएंगे। योस्ट के SEO के प्लगइन के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी जिसमें आप ये कोड भी डाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप प्लेन HTML में ये कोड अपने डेवलपर को भी दे सकते हैं कि जो आपको ये ऐड कर देगा। एनीवेज इन शॉर्ट ये आप वेबसाइट किसी भी तरह से वेरीफाई करवा लेंगे। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी, सो इन शॉर्ट आपने अपनी वेबसाइट वेरीफाई करनी है। जैसे आप वेबसाइट वेरीफाई कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये मेरी अपनी वेबसाइट है usman.co, जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो मैं आपको उसमें दिखा सकता हूँ कि किस तरह से गूगल जो है उसको गूगल के टूल क्या करता है और इसमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपको ओवरव्यू का पेज नज़र आएगा। ओवरव्यू के पेज में आपको सबसे राइट साइड पे ये गूगल डिटेल्स दिखा रहा है जिसमें परफॉर्मेंस आ रही है। परफॉर्मेंस के नीचे कवरेज का सेक्शन है, कवरेज के नीचे एनहांसमेंट का सेक्शन है। परफॉर्मेंस में गूगल आपको ये बता रहा है कि आपकी मतलब मेरी वेबसाइट में 119 क्लिक्स हुए हैं लास्ट कुछ दिनों में। वो डिटेल अभी मैं इस पे क्लिक करूँगा, इसको ओपन रिमोट कर सकता हूँ या कहीं भी क्लिक करूँगा तो उसको ओपन कर लेगा। तो अब यहाँ पर मुझे ये पता चल रहा है कि जी मेरी जो है लास्ट 3 मंथ्स में 119 क्लिक्स हुए हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर गूगल के अंदर। गूगल के अंदर मतलब ये है कि ये बेसिकली गूगल सर्च पे कितने रिज़ल्ट क्लिक हुए हैं, वो कितने लोगों ने मेरे सर्च रिज़ल्ट्स को देखा है। और अगर मैं ये CTR ऑन करूँ तो जितनों ने देखा उनमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, तो वो रेशो एक जनरेट होती है जिसको क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं, यानी कि कितनों ने देखा और कितनों ने क्लिक किया। तो वो 5.6% रेशो मेरी जनरेट हो रही है। ये जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। और मेरी एवरेज पोजीशन कहाँ पर है, यानी कि जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट मुझे सर्च किया जा रहा है उसमें मैं एज एन एवरेज पूरी वेबसाइट में कहाँ रैंक करता हूँ। सो ये स्टैट्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने में कि लोग आपको क्या किस क्वेरी से ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो मैं सर्च करने वाले लोग हैं वो मेरा नाम ही सर्च कर रहे हैं। सो उस्मान लतीफ़ को लिख रहा है तो मैं 44 क्लिक्स हुए हैं उस्मान लतीफ़ के कीवर्ड पे, और मैं तकरीबन 250 दफ़ा नज़र आए उन लोगों को इस नाम के ऊपर। और क्लिक थ्रू रेट जो है 17.7% इसका क्लिक थ्रू रेट है। और इसकी पोजीशन जो है मैं तकरीबन अपने नाम पे फ़िलहाल 3.6 पोजीशन पर रैंक कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं कभी थर्ड या कभी फोर्थ पे रैंक करता हूँ। सो ये बेसिकली गूगल का एक तरीका आपको बताने का कि आप किन कीवर्ड्स पे
सर्च किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एक और कीवर्ड है जो कि मेरा टाइटल भी है। लोग इस पे भी मतलब मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, तो लोग अगर डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट सर्च करते हैं तो गूगल उनको भी मेरी वेबसाइट दिखाता है। इसमें मैं टॉप 10 पे रैंक कर रहा हूँ। स्मार्ट डिजिटल मीडिया भी लोग सर्च कर रहे हैं। मतलब ये वो कीवर्ड्स हैं जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि लोग मेरा नाम लिख के सर्च कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो गूगल आपको परफॉर्मेंस में बताता है। इसके बाद ये क्यूरीज थी, क्यूरीज के बाद पेजेस में भी आप आ जाएँ तो पेजेस में आपको बताएगा कि कौन से पेजेस हैं सबसे ज़्यादा जिन पे क्लिक्स आ रहे हैं, उन पे किस पे इंप्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं, क्या क्लिक थ्रू रेट है, उसकी क्या पोजीशन है। तो सबसे ज़्यादा मेरा होम पेज विजिट हो रहा है, फिर ब्लॉग का पेज विजिट हो रहा है, उसके बाद मेरा एक ये ब्लॉग आर्टिकल है जो विजिट हो रहा है, प्रोफाइल विजिट हो रही है। इस तरह से सारे आपको यूआरएल नज़र आ रहे होंगे। फिर कंट्रीज़ में देख सकता हूँ यहाँ पर कि किस कंट्री से मेरी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है मेरी। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इंडोनेशिया है। ये काफ़ी मुल्कों से मुझे लोग विजिट कर रहे हैं। और ये सारे के सारे स्टैट्स जो हैं लास्ट 3 मंथ्स के स्टैट्स हैं। फिर डिवाइसेस भी आप चेक कर सकते हैं कि किन डिवाइसेस के ऊपर मेरी वेबसाइट विजिट हो रही है। इधर से आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल से कितनी दफ़ा विजिट हुई और टैबलेट से कितनी दफ़ा विजिट हुई। और अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल और टैबलेट में अगर ऑप्टिमाइज़ नहीं है तो आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि जितने परसेंट ये ऑडियंस है ये आपको वो एक्सपीरियंस पूरा देख रही होगी। सो तकरीबन 30 क्लिक्स हुए मुझे मोबाइल के ऊपर और 89 क्लिक्स हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो आप समझ लें कि तकरीबन 30-40% मेरी ट्रैफिक जो है वो मोबाइल के ऊपर आ रही है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ये देखना कि क्या मोबाइल पे मेरी वेबसाइट अच्छी लग भी रही है कि नहीं। उसके बाद एक सर्च अपीयरेंस का सेक्शन है जिसमें गूगल आपको ये कुछ स्पेशल चीज़ें दिखाता है कि सर्च अपीयरेंस मेरी कैसी है। यहाँ पर फ़िलहाल मेरी कोई स्टैट्स नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट किस तरह की है। गूगल आपको उसके अगेंस्ट यहाँ पर रिजल्ट्स दिखाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है, कब ऊपर गई, कब नीचे गई। और आपको आइडिया भी होगा कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आपकी ट्रैफिक बढ़ गई और ऐसा क्या हुआ कि आपकी ट्रैफिक कम हो रही है। तो ये चीज़ें आपके लिए मेजर करना ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं वापस ओवरव्यू वाले पेज पे जाता हूँ। परफॉर्मेंस के बाद कवरेज में देखूँगा। कवरेज का सेक्शन जो लेफ्ट साइड में ये इंडेक्स के अंडर आ रहा है। कवरेज में गूगल आपको ये बताता है कि उसको इश्यूज़ कितने मिले हैं आपकी वेबसाइट से। तो ये बड़ा अच्छा टूल है गूगल की तरफ से जो आपको बड़ी क्लियरली ये बताता है कि कितने एरर्स हैं जो गूगल को मिले हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो गूगल आपको खुद यहाँ पर मेंशन करता है। फिलहाल गूगल को मेरी वेबसाइट पे कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग भी नहीं है। और जो वैलिड पेजेज़ हैं वो तकरीबन 19 पेजेज़ हैं। सो लास्ट कुछ अरसे से गूगल को मेरे जो वैलिड पेजेज़ हैं वो उसमें ये ग्रोथ हो रही है। और कुछ एक्सक्लूडेड पेजेज़ हैं, ये वो पेजेज़ हैं जो मैंने एक्सक्लूड किए हुए गूगल में, यानी कि ऐसे रेलिवेंट पेजेज़ जो मुझे नहीं चाहिए गूगल में, मैंने उसको मैन्युअली एक्सक्लूड किया है। तो वो गूगल मुझे दिखाएगा कि आपने कितने पेजेज़ एक्सक्लूड किए हैं। यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपने जो पेजेज़ एक्सक्लूड किए कि क्या वो एक्सक्लूड हुए या नहीं हुए। अगर हुए हैं तो कितने ज़्यादा पेजेज़ हैं जो एक्सक्लूडेड हैं। सो नीचे आप देखेंगे कि गूगल बता रहा है मुझे कि कितने जो हैं पेजेज़ पे मेरा ये एरर्स आ रहे हैं, फिर कितनों पे एनोमली है, मतलब क्रॉल एनोमली, मतलब डेटा उसका मैच नहीं हो रहा। फिर कितना पे डुप्लीकेट कंटेंट है, कितना पे जो है वो कितने पेजेस गूगल ने क्रॉल कर लिए हैं लेकिन इंडेक्स नहीं किए। तो ये सारे वो स्टैट्स हैं जो आपको आइडिया देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर नई वेबसाइट है तो गूगल हो सकता है उसको क्रॉल कर ले लेकिन उसको इंडेक्स ना करें। सो आपकी अगर कंटेंट डुप्लीकेशन है तो गूगल आपको यहाँ पर इस तरह से भी बताएगा कि लेट्स सपोज कि आपके 1000 पेजेस हैं लेकिन गूगल ने सिर्फ 100 क्रॉल 1000 क्रॉल तो कर लिए हैं लेकिन इंडेक्स सिर्फ 100 की हैं। तो गूगल आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी अगर 900 नहीं क्रॉल हो रहे या नहीं इंडेक्स हो रहे, उसका कोई रीज़न हो सकता है। आप उसको बेहतर करेंगे तो गूगल उसको भी क्रॉल करना शुरू कर देगा। सो बेसिकली ये देखिए यहाँ पर भी बता रहा है कि डुप्लीकेट कंटेंट उसको कितना मिला और उसमें गूगल ने किस तरह से कैनोनिकल को यूज़ करके प्रेफर्ड वर्जन यूज़ किया उसका। तो काफ़ी स्टैट्स आपको मिलेंगे। अगर आपकी वेबसाइट ज़्यादा बड़ी होगी तो आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग या बड़ा हेल्पफुल टूल बन जाएगा, क्योंकि बड़ी वेबसाइट्स के लिए ये टूल काफ़ी अच्छा है। और अल्टीमेटली आपको यहाँ से वो प्रॉब्लम नज़र आ जाती है कि आपने किन चीज़ों को पहले फ़िक्स करना है और किन को बाद में फ़िक्स करना है। उसके बाद अगर आप मैं ओवरव्यू पे दोबारा जाऊँगा और मैं थर्ड सेक्शन जो एनहांसमेंट है, मैं देखूँगा कि गूगल मुझे एनहांसमेंट्स में क्या सजेशन दे रहा है कि मैं अपनी वेबसाइट कैसे बेहतर बना सकता हूँ। सो उसमें एरर गूगल को कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 5 पेजेज़ हैं जो वैलिड नज़र आ रहे हैं गूगल को। वो मुझे बता रहा है कि आपके 5 पेजेज़ हैं वो मोबाइल फ्रेंडली पेजेज़ हैं। तो यहाँ से आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आपको चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या गूगल ने उसको पिक किया कि नहीं किया। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक यूआरएल देखना चाहते हैं, किसी एक यूआरएल की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, तो ये लेफ्ट साइड में यूआरएल इंस्पेक्शन का बटन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वो यूआरएल को टाइप करेंगे, वहाँ से आप उसको व्यू कर लेंगे। फिर साइट मैप की एक ऑप्शन जो मैं आपको बार बार बताता हूँ साइट मैप क्रिएट करने का, वो बेसिकली एक्सएमएल साइट मैप आप गूगल को यहाँ जाके सबमिट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट गूगल के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ मैं साइट मैप का यूआरएल लिखूँगा जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर यूआरएल होगा, उसको सबमिट कर दूँगा। ये मैंने सबमिट किया है आप लोगों के लिए। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखेंगे साइट मैप वो बता रहा है कि जी वो प्रोसेस हो गया सक्सेसफुली। उसमें अभी उसने यूआरएल डिस्कवर नहीं किए हैं और उसमें लास्ट उसने रीड कब किया है। जैसे जैसे वो साइट मैप जो है
वो इसको मज़ीद पेजेस ऐड होते जाएंगे तो वो यूआरएल डिस्कवर करता जाएगा। सो ये बेसिकली एक फ़ाइनल चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ, उसमें ये मैनुअल एक्शंस का सेक्शन है, जिसमें मैंने जैसे आपको इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैनुअल एक्शन क्या होते हैं। जब गूगल आपको पेनलाइज करता है तो मैनुअल एक्शन के तहत वो आपको बताता है कि जी आपको उसने मैनुअली बैन किया है। अगर आपको मैनुअल एक्शन हुआ है, इसका मतलब ये है कि गूगल ने बाकायदा आपको पेनल्टी डाली है, और इस मैनुअल एक्शन के तहत जो है बेसिकली आपको यहाँ पे जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको उसको फिक्स करना होगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे मैनुअल एक्शन क्या होता है, लेकिन जब मैं आपको मजीद नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स में बताऊंगा कि मैनुअल एक्शन क्या होता है, तब आपको याद होना चाहिए कि मैनुअल एक्शन बेसिकली आप यहाँ से आके रिव्यू करेंगे। जी ट्रेनिंग, जैसा कि आपने देखा कि गूगल वेब मास्टर टूल्स कैसे आपको हेल्प करता है आपकी वेबसाइट मैनेज करने में। ये टूल एक लाजमी टूल है, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ये फ्री टूल है गूगल की तरफ से, और अगर गूगल ने आपको पेनल्टी दी है, कोई एरर गूगल को मिला है, आपके पास कोई तरीका नहीं है समझने का जब तक कि गूगल आपको खुद ना बता दे। और ये गूगल की बड़ा अच्छा टूल है, इसको अगर आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपकी काफ़ी एसईओ वैसे ही बेहतर हो जाएगी, क्योंकि गूगल जितने भी इशूज़ उसमें ढूंढता है वो आपको खुद से बताना शुरू कर देता है। गूगल वेबमास्टर टूल्स आपने अपनी वेबसाइट्स के लिए भी और क्लाइंट की वेबसाइट के लिए भी आपने एक्सेस लेनी है। एक ही अकाउंट के अंदर मल्टीपल लोग भी ऐड हो सकते हैं, तो क्लाइंट को आप बताएं कि अगर वो रजिस्टर करना चाहे वो खुद रजिस्टर कर ले और आपको एक्सेस दे दे, आपके ईमेल के ऊपर एक्सेस दे दे, या फिर आप उसको बना के अकाउंट की एक्सेस दे दें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे। इस टूल के तहत आप एसईओ बेहतर करेंगे, और इसके इसके बगैर गुजारा नहीं है एसईओ का। तो ये एक लाजमी टूल है, और इसको मज़ीद मैं रिकमेंड। गूगल की तरह बिंग ने भी अपने वेबमास्टर के टूल्स लॉन्च किए, और बिंग भी चाहता था कि जो वेबसाइट ओनर्स हैं उनसे वो बात कर सके कि उनकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है बिंग सर्च इंजन के अंदर, और वो किस तरह से जो वेबमास्टर्स हैं वो उसको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बिंग के लिए। गूगल वेबमास्टर टूल्स और बिंग वेबमास्टर टूल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों अपने अपने सर्च इंजन्स के लिए जो जो पॉलिसीज़ हैं वो उसके तहत आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, बल्कि आपकी वेबसाइट को एनालाइज करते हैं और आपको एरर्स बताते हैं कि क्या एरर्स हैं जो आपको फिक्स करने चाहिए, क्या परफॉर्मेंस जा रही है, कितनी आपकी रैंकिंग्स आ रही हैं, कितनी आपकी जो है वो ट्रैफिक आ रही है। ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन बिंग चूँकि ऑफ कोर्स एक छोटा सर्च इंजन है एज़ कम्पेयर टू गूगल, बिंग की इतनी वो जिस तरह से सर्च इंजन की वैल्यू नहीं है, तो बिंग वेबमास्टर टूल्स भी ऑलमोस्ट उस तरह से इतने इंपॉर्टेंट कुछ लोगों का नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आपके पास टाइम है, अगर रिसोर्सेज हैं तो आप बिंग के ऊपर भी एसईओ करें। मैं आपको अभी इस टॉपिक में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से आपने अकाउंट बनाना है। थोड़ा सा मैं आपको इसके फीचर्स भी बता दूंगा। बाकी आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अगर आपको गूगल वेब मास्टर टूल्स समझ आ गया है तो आपको बिंग वेब मास्टर टूल्स भी समझ आ जाएगा। सो आइए देखते हैं। अगर आप बिंग वेब मास्टर टूल्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी कि वेबसाइट में क्या क्या है। आप इसको डिटेल में ब्राउज कर सकते हैं। हम यहाँ से साइन इन पे जाके लॉगिन करेंगे। बिंग वेब मास्टर टूल्स की अच्छी बात यह है कि वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फेसबुक किसी भी अकाउंट से लॉगिन करने देता है आपको। सब मैं गूगल से मैंने अकाउंट बनाया तो मैं इसमें गूगल से लॉगिन करूँगा। तो आप देखेंगे कि फ़िलहाल यहाँ पर मैंने ये वेबसाइट ऐड की है जो कि अभी उसकी साइट ओनरशिप अभी पेंडिंग है। मैं इसको दोबारा से ऐड करता हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ आ जाए। मैं यहाँ पर usman.co डोमेन लिखूँगा, HTTP या HTTPS डिपेंडिंग ऑन कि वो URL क्या है। मेरा www. पूरा URL है। तो मैं इसको जैसे ही ऐड करूँगा वो मुझे एक बॉक्स देगा जहाँ पर मुझसे वो मेरी डिटेल्स मांगेगा। इसमें साइट मैप मांग रहा है और वो मुझसे जो है URL मांग रहा है। जब फर्स्ट टाइम आप जाएंगे शायद आपसे बाकी चीज़ें भी वो आपका एड्रेस और कंट्री वगैरह भी आपसे डिमांड करे। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो ये गूगल वेब मास्टर टूल्स की तरह ही आपको ऑप्शन देगा कि आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं एक फ़ाइल अपलोड करके। ये बिंग साइट ऑथ की फ़ाइल, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये आपने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है और मेक श्योर करना है कि इस URL के ऊपर ये फ़ाइल चलनी चाहिए। तो जैसे आप अपलोड करेंगे, अभी फ़िलहाल चूँकि एक फ़ाइल पहले डाउनलोड थी तो उसका नाम चेंज हो गया, लेकिन अगर आप ये वेबसाइट फर्स्ट टाइम डाउनलोड करेंगे तो ये बेसिकली वही फ़ाइल है। इसको मैं अपनी वेबसाइट में जाके अपलोड करूँगा तो ये URL चल पड़ेगा। जब ये URL चल पड़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरी साइट वेरीफाई हो जाएगी। तो ये तरीका है इनका सर्च इंजन्स का वेरीफाई करने का, क्योंकि अगर आप किसी थर्ड पार्टी की वेबसाइट करेंगे, जब तक कि आपके उसके एक्सेस नहीं होगी आपके पास उसकी होस्टिंग की, तब तक आप ये फ़ाइल अपलोड नहीं कर सकेंगे। या आपके पास एडमिन एक्सेस नहीं होगी तब तक आप ये नेम जो ये मेटा टैग है ये ऐड नहीं कर सकेंगे। तो आप ये टैग भी डाल के अपनी वेरीफाई कर सकते हैं कि आप ओनर हैं, या अपनी अगर आपने डोमेन रजिस्टर जहाँ से कराई है वहाँ पर DNS सेटिंग की एक्सेस है तो आप वहाँ से भी ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं कि किस होस्टिंग से आपने डोमेन ली है। किसी भी होस्टिंग से आपने ली है तो बेसिकली इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि
गूगल भी ऑलमोस्ट यही काम करेगा जो बिंग मास्टर टूल्स में हो रहा है, और ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही हैं। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम बेसिकली गूगल को ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद एक्सप्लोर करें, और ये ऑलमोस्ट उससे बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बिंग वेब मास्टर टूल्स और गूगल वेब मास्टर टूल्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि ऑलरेडी हम गूगल वेब मास्टर टूल्स की बात कर चुके हैं। आप जब गूगल वेब मास्टर टूल्स शुरू करेंगे, आपको बिंग वेब मास्टर टूल्स भी खुद ही समझ आ जाएंगे। आप उसमें अपनी वेबसाइट इंडेक्स करें, उसको रजिस्टर करवाएँ, उसकी ऑनरशिप जो है वेरीफाई करें, और उसके बाद जो है आप उसको ऑप्टिमाइज़ करें। जो भी आपको रिपोर्ट्स आएंगी, अगर एरर्स होंगे तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। नहीं तो आप गूगल की बिंग की जो सर्च इंजन की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ बिंग के लिए कर सकेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो दोनों सर्च इंजन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जो पॉलिसीज़ गूगल बनाता है, बिंग भी ऑलमोस्ट वही पॉलिसीज़ फॉलो करता है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों सर्च इंजन हैं। दोनों का फोकस यूज़र एंड पे, यूज़र एक्सपीरियंस होता है। और अगर यूज़र एक्सपीरियंस आप अच्छा करेंगे, गूगल की अच्छी बात यह है कि जब भी गूगल कोई पॉलिसी लॉन्च करता है, कोई रिकमेंडेशन देता है, तो गूगल साथ उसका टूल भी लॉन्च करता है ताकि यूज़र्स को हेल्प हो सके कि वो काम एक्चुअली करना कैसे है, या कम से कम गूगल गाइडलाइन ज़रूर देता है। तो पेज स्पीड की मैं आपसे बार बार बात कर चुका हूँ पहले कि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड होनी चाहिए, विद इन कुछ सेकंड लोड नहीं होगी, गूगल आपको पेनल्टी करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब गूगल आपको पेनलाइज करेगा तो गूगल आपको रीज़न भी देगा पहले इसको ठीक करने की। सो गूगल ने वो ग्रेस पीरियड भी दिया लोगों को, उसने फिर बाद में रैंकिंग फैक्टर बना दिया। अब गूगल आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होने पे आपको रैंक भी करता है, और अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी नहीं है तो वो आपको पेनलाइज भी करता है। तो उसके लिए एक टूल जो गूगल का अवेलेबल है वो है गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स का टूल। यूआरएल आपके सामने है, ये यूआरएल आप विजिट करके गूगल के पेज स्पीड के इंसाइट्स टूल पे जाके अपनी वेबसाइट को एवेल्यूएट कर सकते हैं। मैं आपको अभी ये लाइव करके दिखाऊंगा डिजी स्किल्स की वेबसाइट कि उसमें गूगल को क्या क्या इशू नज़र आए, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये एक्चुअली इसका करना क्या है। आइए देखते हैं। जैसे आप गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से ये सर्च बार नज़र आएगा। यहाँ पर आपने अपना यूआरएल पेस्ट करना है, जो भी आपने क्रॉल करना है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद उसको एनालाइज का बटन दबाएंगे। जैसे ही ये गूगल आपकी वेबसाइट एनालाइज करेगा पेज स्पीड इंसाइट्स के लिए, गूगल आपको एक स्कोर दिखाएगा जिसमें मोबाइल और डेस्कटॉप दो डिफरेंट वर्जन वो आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे कैसी लग रही है, डेस्कटॉप पे कैसी लग रही है। सो पहले डेस्कटॉप का रिव्यू कर लेते हैं। उसमें पेज को जो डिजी स्किल्स का है वो 72 है, और ये टोटल आउट ऑफ 100 गूगल रिकमेंड करता है। गूगल रिकमेंड करता है कि 100 में से अगर आपके 90 प्लस कम से कम स्कोर होना चाहिए तो आपकी वेबसाइट फास्ट है। अगर आपकी 50 से 89 तक है तो आपकी एवरेज है, और अगर आप 49 से नीचे हैं तो आप स्लो हैं। तो जितना इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि जितना आप फास्ट होंगे उतना बेहतर आपके लिए है। सो आपने ग्रीन स्कोर लेना है। ना सिर्फ गूगल आपको ये बताता है कि आपका स्कोर कितना है, बल्कि वो आपको नीचे पे ये भी बताएगा कि आपके इश्यूज़ क्या क्या हैं उस वेबसाइट के ऊपर, ताकि आप उसको फिक्स भी कर सकें। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड डेटा वो बता रहा है कि किस तरह से जो है 30 डेज़ में उसकी वेबसाइट जो है वो उसकी फ़र्स्ट कंटेंटफुल पेंट या फर्स्ट इनपुट डिले, ये एफआईडी और एफसीपी ये कैसे मैनेज हो रहे हैं। तो असल में ये चीज़ें आपकी समझने की हद तक इतनी ज़रूरी हैं कि आप अपने डेवलपर से ये काम करवा सकें। चूँकि ये डेवलपमेंट का काम है, आप इसको खुद से ज़्यादातर ठीक नहीं कर सकेंगे, तो आपने अपने डेवलपर को ये रिपोर्ट भेज देनी है कि भाई ये देखो हमारी वेबसाइट का स्कोर कम है, इसको हमने ठीक करना है, तो क्या क्या करेंगे तो ठीक होंगे। वो आपको खुद ही सोल्यूशन बताएगा। इसमें से फॉर एग्जांपल देखेंगे आपका फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट 1.5 सेकंड है जो कि गुड है, उसमें टाइम टू इंटरेक्टिव 3 सेकंड वो भी गुड है। तो आपकी ये जो ग्रीन कलर के स्टार्ट हैं ये ठीक हैं, लेकिन जो रेड में है वो उसमें इश्यूज़ हैं। तो आप उसमें क्लिक करेंगे और जो है ना उसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो वो आपको खुद ही बता देगा कि इसकी कैसे सॉल्व करना है। अगर आपके डेवलपर को नहीं समझ आएगी तो वो उसको डिटेल में खुद ही पढ़ लेगा। तो गूगल यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा है कि जी आप क्या ऐसा करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है बेहतर हो सकती है। वो उसने ये चेकलिस्ट के तौर पे हमें एक लिस्ट दी है कि अगर हम 7 काम करेंगे तो हर काम के ऊपर यानी हर टास्क के ऊपर कुछ सेकंड्स हम स्पीड तेज़ कर सकेंगे, यानी कुछ सेकंड बचा सकेंगे। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सबसे ऊपर होंगी। सबसे ज़्यादा टाइम 1.95 सेकंड यानी कि 2 सेकंड के करीबन मैं इसको अपनी फास्ट कर सकता हूँ अगर मैं ये वाला कंटेंट का इशू फिक्स कर लूँ। आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये एक्चुअली होता क्या है, और उसको अगर आपने मज़ीद लर्न करना है तो वो कैसे हो सकता है। लेकिन याद रखें ये काम आपके डेवलपर ने करना होता है। उसके बाद नीचे वो देख रहा है डायग्नोस्टिक के सेक्शन में वो आपको बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। वो आपको
साइज़ भी बता रहा है, उसके बाद आपको कितने रिसोर्सेज थे, वो ज़्यादा हैं कम हैं, वो उसमें क्या एरर्स हैं, ये आप सब पे बारी बारी क्लिक करते जाएंगे, उसको पढ़ते जाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से यूज़ गूगल जो मैयर कर रहा है आपकी स्पीड को। और वो से ये भी बताएगा कि आपके कितने ऑडिट हैं वो पास हो गए हैं। तो तकरीबन 7 ऑडिट हैं जो हम इसमें पास हो चुके हैं, वो ऑलरेडी आपके सामने नज़र आ रहे हैं। सो इसकी वजह से हमारा स्कोर 72 है, जिसकी वजह क्योंकि हम इन चीज़ों में पास हैं। अगर हम बाकी चीज़ों में भी पास हो जाएँ और वो भी इश्यूज़ फिक्स कर लें तो हमारा 100 में से 100 स्कोर अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह से मोबाइल के व्यू पे अगर आप जाएँ तो उसमें तकरीबन 12 स्कोर है आउट ऑफ 100, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो उसमें तो बिल्कुल ना होने के बराबर स्पीड ऑप्टिमाइज्ड है। आप उसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से हर एक इशू रेड में जा रहा है। मतलब ये कि वेबसाइट मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है या मोबाइल के ऊपर ये स्पीड ऑप्टिमाइज नहीं है। तो अगर कोई मोबाइल से इसको विज़िट करेगा तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा लोड होने में, जिसकी वजह से गूगल आपको इस वेबसाइट को पेनल्टी डालेगा। सो ये आपने अपने डेवलपर को ये काम करवाना है। अगर आपका क्लाइंट है तो अपने क्लाइंट को ये लिंक भेजें, उसे कहें कि वो अपने डेवलपर से ये काम करवाएं। डेवलपमेंट टीम अगर आपके साथ काम करती है तो आप उसके साथ काम करें। एनीवेज आप ये उसको लिंक दे सकते हैं ताकि वो इसको एक्सेस कर सकें। जैसे कि आपने देखा कि गूगल पेज स्पीड इनसाइट टूल से मैं ये एग्जैक्टली मेजर कर सकता हूँ कि मेरे उस पेज के ऊपर क्या इश्यूज़ हैं और क्यों वो फास्ट लोड नहीं हो रहा। मुझे डेवलपर ये नहीं कह सकता कि भाई ये हो नहीं सकता। वो गूगल ने ना सिर्फ उसके इश्यूज़ बताए हैं बल्कि वो हर इशू के साथ एक गाइड भी देता है कि आपको इसको फिक्स कैसे करना है। हो सकता है आपके डेवलपर को फर्स्ट टाइम करना पड़े, लेकिन ये काम डेवलपर का है और ये आपने करवाना है उनसे। आपने इसलिए करवाना है क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे और अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में काम अगर आप काउंट नहीं करेंगे, होगा क्या कि इसकी गलती की वजह से, जो डेवलपर की गलती की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वेबसाइट रैंक नहीं करेगी इस वजह से कि वेबसाइट लोड फास्ट नहीं हो रही। तो जब हमारे पास टूल अवेलेबल है, हमारे पास रीजंस अवेलेबल हैं, हम उस टूल को यूज़ करके अपने डेवलपर को गाइड कर सकते हैं कि भाई हमें ये फिक्स करके दें और हमें यहाँ पर स्कोर 100 में से 100 अचीव करना है। 100 में से 100 ना भी अचीव हो, 95% या 90+% कम से कम आपने लाजमी अचीव करना है। जिस तरह से हमने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए टूल देखा, परफॉर्मेंस के लिए गूगल वेबमास्टर टूल्स देखा, उसी तरह से मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट करने के लिए भी गूगल का एक टूल अवेलेबल है जिसको हम गूगल मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग टूल कह सकते हैं। सो बेसिकली इसका लिंक आपके सामने है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, अपनी वेबसाइट को यहाँ पर ऐड करेंगे तो गूगल आपको मोबाइल फ्रेंडलीनेस के पर्सपेक्टिव से टेस्ट करेगा आपकी वेबसाइट को और आपको बताएगा कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं, आया वो ठीक है या नहीं ठीक है, और वो किस तरह से नज़र आ रही है। तो मैं भी आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ अभी कि किस तरह से ये टूल काम करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट की वेबसाइट पे जब आप आएंगे, यहाँ पर आके अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे। मैं डिजिस्किल्स की वेबसाइट ही दोबारा से टेस्ट करूँगा और मैं रन टेस्ट करूँगा। जैसे कि आपने देखा अभी टेस्ट कंप्लीट हुआ तो ये आपका पेज जो है वो लोड हो गया है। अब गूगल के मुताबिक जो है वो पेजेस मोबाइल फ्रेंडली के मोबाइल पे नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर मोबाइल पे किस तरह का स्क्रीनशॉट है, ये क्या पिक्चर पेंट हो रही है और उसका HTML क्या गूगल ने उठाया है। सो आपने ये दोनों चीज़ें देखनी है कि गूगल की नज़र में टेक्निकली तो ये ठीक लग रहा होगा गूगल को, लेकिन एक्चुअली विजुअली बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। तो उसमें गूगल कुछ इश्यूज़ भी बता रहा है। आप यहाँ पेज लोडिंग इश्यूज़ को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये इश्यूज़ मिलेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली क्या इश्यूज़ हैं जो गूगल को मिले, जिसमें इमेजेस के इश्यूज़ हैं, रिसोर्सेज के हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट के हैं, उसके अलावा अगर जो भी इश्यूज़ हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपने क्या करना है कि आपने जाकर ये डेवलपर को अपने देना है कि अगर उसने वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली बनाई है तो आप उससे कहेंगे कि यहाँ से टेस्ट करके मुझे दिखाओ कि आया ये वेबसाइट ठीक है कि नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा इशू तो नहीं है जो गूगल के नज़र में आ रहा हो लेकिन आपकी नज़र में वो आपको लगता हो कि वो फिक्स हो गया। तो ये बड़ा छोटा टूल लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप अपनी मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट करना है तो आप यहाँ से करेंगे। जैसे कि आपने अभी देखा कि गूगल का मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग टूल जो है वो भी आपको हेल्प करेगा कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स कैसे बनानी है। तो आप इस टूल के तहत जब आप इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपनी वेबसाइट को तो आप इसमें टेस्ट कर लेंगे और गूगल आपको एक्जैक्टली बताएगा कि आप मोबाइल फ्रेंडली हैं या नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें गूगल ने ही रैंक करना है और हमें गूगल से ही अप्रूवल चाहिए। अगर गूगल इशू बता रहा है तो हमें वो फिक्स करना है। हमारी नज़र में ऐसा नहीं हो सकता कि हम समझें कि सब कुछ ठीक है लेकिन गूगल समझे कि सब कुछ गलत है। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये टूल्स को यूज़ करें आप। ये सारे फ्री टूल्स हैं, इनके तहत आप अपनी वेबसाइट। हमें पता है कि गूगल ने एक अपना मोबाइल का फॉर्मेट लॉन्च किया है जिसका नाम AMP है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। गूगल ने ये एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस फेसबुक की एक फ़ीचर के तहत अपना फ़ीचर एक लॉन्च किया। फेसबुक का फ़ीचर था इंस्टेंट आर्टिकल्स के नाम से।
जिसमें आप फ़ौरन क्लिक करते हैं तो आपकी एकदम से एक आर्टिकल मोबाइल के ऊपर खुद ही खुल जाता है। इसी तरह से AMP भी मोबाइल का एक वर्जन है जिसमें गूगल आपकी वेबसाइट होस्ट कर लेता है, और जब चूँकि गूगल आपकी वो एसेंशियल पार्ट्स यानी कि सिर्फ वो पार्ट्स होस्ट करता है जो ज़रूरी हैं, और जब कोई यूज़र सर्च करता है तो गूगल उसको फ़ौरन डिलीवर कर देता है। सो एक बिजली का जो निशान है वो आपको अक्सर सर्च रिजल्ट्स में नज़र आता होगा जब आप गूगल में सर्च करते होंगे, तो असल में वो AMP सपोर्टेड वर्जन होते हैं। इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। तो आपको AMP इम्प्लीमेंट करना है और वेबसाइट पे ये एक अच्छी SEO की स्ट्रैटेजी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी स्पीड और आपकी जो है वो एक्सेसिबिलिटी वो हर्ट होगी। और जैसे कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि SEO सिर्फ मार्केटिंग के अंदर फॉल नहीं करती, SEO बेसिकली टेक्निकल SEO भी है और यूज़र एक्सपीरियंस की चीज़ें भी उसमें आनी चाहिए। सो आपको इस AMP के टूल पे जाकर आप एक वैलिडेटर है AMP का, जिसको यूज़ करते हुए आप अपने कोड का अपनी वेबसाइट का कोड वैलिडेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी डेवलपर ने वेबसाइट बना के दी है और आपने चेक करना है कि आया वो ठीक है या नहीं है, अगर आपको क्लाइंट ने वेबसाइट दिया आपको चेक करना है कि उसमें वो AMP सपोर्टेड है या नहीं है, आप जाएंगे वैलिडेटर पे और जाके अपना URL सबमिट करेंगे और वो आपको रिव्यू करके बता देगा कि ये कितना सपोर्टेड है। अगर नहीं सपोर्टेड तो उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। मैं आपको अभी लाइव एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप AMP को वैलिडेट कर सकते हैं AMP वैलिडेटर के तहत। AMP की वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो आपको AMP में गूगल जो पिच करता है वो कहता है कि जी बिल्डिंग द फ्यूचर वेब टुगेदर। सो बेसिकली AMP एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो सिर्फ गूगल का नहीं बल्कि हर जो है वेबसाइट या हर सर्च इंजन इसको अडॉप्ट कर सकता है। गूगल ने इसको एज एन ओपन सोर्स जो है वो लॉन्च किया है। आप इसके टूल्स पे जाएंगे ऊपर मेन्यू में तो आपको सबसे पहले AMP वैलिडेटर नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जो कि validator.ampproject.org, यानी कि ये AMP का वैलिडेटर है। यहाँ पर आप बेसिकली अपना URL पब्लिश करेंगे, जिसमें मैं डिजिस्किल्स की वेबसाइट को रिव्यू करना चाहूँगा। मैं इसके URL को कॉपी करता हूँ और जहाँ जाके पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं अपना HTML फॉर्मेट मुझे AMP टेस्ट करना है, मैं AMP टेस्ट करूँगा और उसके बाद उसको वैलिडेट कर दूँगा। जैसे मैं उसको वैलिडेट करूँगा गूगल उसको एवेल्युएट करेगा। मेरे कोड को उसने लोड किया, यहाँ पर उसने सारा कोड अपने पास लोड करके देखा है। उसके बाद उसने मुझे बताया कि वैलिडेशन स्टेटस जो वो फेल हो चुका है, और इस फेल होने का मतलब ये है कि मुझे AMP सपोर्टेड नहीं है मेरी वेबसाइट, और ये भी कि गूगल यहाँ तक ये बता रहा है कि उसमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वो सारे नीचे उसने लिस्ट कर दिए हैं। ये एक चेकलिस्ट है जो कि आपके डेवलपर को काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, जो इसको ठीक करने के लिए एक एक चीज़ें पकड़ेगा, उसको ठीक करेगा। जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ये AMP फ्रेंडली वेबसाइट आपकी हो जाएगी तो आप इसको यहाँ पर दोबारा टेस्ट करेंगे तब आपको ये टेस्ट पास हो जाएगा। सो आपने अपने डेवलपर से यही कहना है कि मुझे ये AMP वर्जन चाहिए, तो जब वो बनाएगा उसको आप खुद भी टेस्ट कर लें। अगर इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको बताएं, वो दोबारा ठीक करेगा। अगर उसने बोला उसने ठीक कर दिए और फिर भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपको उसको ये दिखाना है ताकि उसको ये पता चले कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उसने कैसे ठीक करना है। पेज स्पीड की तरह AMP वैलिडेटर भी आपको वही बताता है कि आपकी वेबसाइट AMP सपोर्टेड है या नहीं है। हमें अपनी वेबसाइट AMP करनी है क्योंकि ये एक नेक्स्ट फॉर्मेट है, ये गूगल का बड़ा प्रेफर्ड फॉर्मेट है। मोबाइल में अगर आपकी ट्रैफिक आ रही है तो मोबाइल के लिए आपको मोबाइल व्यू देना ज़रूरी है। सो AMP से बेहतर अभी तक कोई मोबाइल के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप अपनी वेबसाइट को AMP सपोर्टेड करें। आपका खुद का बिज़नेस है या आपके क्लाइंट का बिज़नेस है, क्लाइंट से बात करें, अपने डेवलपर से बात करें, किसी भी तरह से AMP को इम्प्लीमेंट करवाएं ताकि आपकी वेबसाइट जल्दी ऊपर आ सके। उसमें ना सिर्फ क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी, स्पीड इंप्रूव होगी, बल्कि डिलीवरेबिलिटी भी इंप्रूव होगी, क्योंकि आपका कंटेंट AMP के तहत गूगल अपने पास होस्ट करता है और वो अपने सर्वर से सर्व करता है। तो हमारी होस्टिंग भी जो है उसका भी लोड कम हो जाएगा। अल्टीमेटली जो AMP है उससे हमारी ट्रैफिक बढ़ेगी और रैंकिंग बढ़ेंगी। सो आप ये सब टूल्स यूज़ करें, और स्पेशली AMP को यूज़ करने के लिए आप अपने डेवलपर को रेफरेंस दें। सो पेज स्पीड और AMP दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, जो कि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि SEO का काम सारा काम SEO का जो है वो SEO प्रोफेशनल नहीं कर सकते। बहुत सारे काम डिज़ाइन और डेवलपमेंट टीम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि आपने अपने क्लाइंट को कन्विंस करना है कि हमें ये चाहिए। जैसे आपको क्लाइंट कन्विंस होगा, आप उसके डेवलपर से बात करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई ये इशूज़ हैं, इसको फिक्स करना है। जैसे वो फिक्स करेगा उसको आप दोबारा टेस्ट करें। अगर गूगल की पूरी कोशिश है कि वो यूज़र को हर तरह से हेल्प करे, इसीलिए वो मज़ीद से मज़ीद टूल निकाल रहा है और उनको पब्लिकली अवेलेबल कर रहा है ताकि लोग भी उसको यूज़ करें और अपनी वेबसाइट्स को या अपनी ऐप्स को ऑप्टिमाइज़ करें। एक और टूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है गूगल लाइट हाउस। तो गूगल का लाइट हाउस टूल कुछ मल्टीपल टेस्ट को इकट्ठा ही रन करता है, और ये पहले एक क्रोम की एक्सटेंशन के तौर पे लॉन्च हुआ, लेकिन बाद में गूगल ने इसको क्रोम के अंदर ही एम्बेड कर दिया, जिसको आप डेवलपर टूल के नाम से भी जानते हैं। डेवलपर टूल के अंदर एक ऑडिट का सेक्शन है जिसमें
आप वेबसाइट की ऑडिट करते हैं कि किस तरह से वेबसाइट जो है वो नज़र आएंगी डिफरेंट वर्जन में, उसकी स्पीड, उसके डिफरेंट मैट्रिक्स, सारी चीज़ें आपको इस टूल में मिलेंगी। इस टूल के अंदर आपको स्पीड और दूसरी चीज़ें भी मर्ज होंगी जो हमने पहले कर ली थी। माइट पॉसिबल कि इन फ्यूचर गूगल सिर्फ ये एक टूल रखे, बाकी सारे टूल्स को इसके अंदर मर्ज कर दे और एक ही मेजर टूल रखे ताकि वो डेवलपमेंट सिर्फ एक ही फोकस करे। एनीवेज, मैं आपको अभी इसका लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप इसकी रिपोर्ट कैसे अपने डेवलपर से शेयर करेंगे। आइए देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं डिजिस्किल्स की वेबसाइट पे जाता हूँ और मुझे ये देखना है कि ये गूगल के ऑडिट करने हैं मैंने और मतलब कितनी ऑप्टिमाइज्ड है। तो मैं क्रोम में जब इसको लॉन्च करूँगा इस वेबसाइट को चेक करने के लिए, तो मैं क्रोम के ऊपर इस छोटे से ये टैब मेन्यू को टॉप राइट में जो मेन्यू आ रहा है क्रोम का, इसको मैं क्लिक करूँगा और उसमें मोर टूल्स पे जाके मैं लास्ट में ये डेवलपर टूल्स हैं इस पर क्लिक करूँगा। इसकी शॉर्टकट की F12 के नाम से है, F12 भी आप प्रेस करें तो भी ये लोड हो जाएगा। सो अब आपको देखेंगे कि वो जैसे ही मैंने वो डेवलपर टूल्स ऑन की है तो उसने लेफ़्ट साइड में उसको वेबसाइट दिखाई, राइट साइड में उसने उसका कोड दिखाना शुरू कर दिया, कुछ और टैब्स भी बनाना शुरू कर दिए। सबसे ऊपर जो हमें पहला टैब नज़र आएगा वो एलिमेंट्स का टैब होगा, लेकिन हमने जिस टैब पे जाना है वो है ऑडिट। मैं ऑडिट पे जाऊँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो लाइट हाउस का लोगो आपको नज़र आ रहा होगा और वो पूछेगा कि आपने किस चीज़ का ऑडिट करना है और जो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो आप फिक्स करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर किस किस तरह के ऑडिट्स अवेलेबल हैं। पहले आप डिवाइस सेलेक्ट करेंगे कि आपने डेस्कटॉप का ऑडिट करना है या मोबाइल का ऑडिट करना है। फिर आप ये भी चेक करेंगे कि आपने परफॉर्मेंस का ऑडिट करना है, आपने प्रोग्रेसिव वेब ऐप का ऑडिट करना है, आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस देखनी है, एक्सेसिबिलिटी देखनी है, यहाँ तक कि एसईओ का भी ऑडिट करना है। अब आप फिर यहाँ समझेंगे गूगल एसईओ को एंडोर्स तो नहीं करता, लेकिन वो यहाँ पर एसईओ भी चेक कर रहा है कि वो एसईओ आपकी कितनी बेहतर है। तो एनीवेज मैं सारे टेस्ट ऑन करके डेस्कटॉप के ऊपर मैं टेस्ट करूँगा कि किस तरह से इस वेबसाइट के ऊपर क्या क्या मिसिंग चीज़ें हैं और गूगल हमें क्या बताता है। मैं इसको सारी ऑप्शन चूँकि सिलेक्टेड है, मैं रन ऑडिट्स पे क्लिक करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो ऑडिट कर रहा है, हमें एक विंडो में वो सेशन चलता हुआ नज़र आ रहा है जिसमें वो प्रोग्रेस बार ग्रो कर रही है और लेफ्ट साइड में वो उसने पेज रिफ्रेश किया है और उसको देख रहा है कि जब यूज़र उसको फर्स्ट टाइम लोड करता है तो कैसे नज़र आता है। तो राइट साइड पे ये आपको कुछ टिप्स भी दे रहा है जो पढ़ने में बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो आपको साथ साथ गाइड कर रहा है कि वो लाइट हाउस जो है इस वक्त वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। इस प्रोसेस को आप कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि जब ये फाइनल होता है तो हमें क्या क्या वो रिपोर्ट जनरेट करके देता है, उसमें हमें क्या क्या इश्यूज़ वो बताएगा कि क्या हमें फ़िक्स करना है, कैसे फ़िक्स करना है। ये बात याद रखें कि जब आप ये रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो अगेन ये टेक्निकल काम होगा जो कि आपका डेवलपर ही समझ सकेगा और आप अपने डेवलपर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये खुद ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करे या आप उसको जब ये जनरेट हो जाएगी आप इसको ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करके भेज भी सकेंगे ताकि आप उसको खुद ना क्रिएट करनी पड़े। अगर आपके क्लाइंट को भेजनी है आपने तो आप मेक श्योर करेंगे क्लाइंट को आप जनरेट करके भेजें, क्योंकि वो शायद इतने टेक्निकल ना हो, उनको ना पता हो कि ये कैसे करना है, कि कहाँ कहाँ से ये ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो ऑडिट रिपोर्ट जनरेट करने के लिए बेसिकली आपको खुद जनरेट करके उसको एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, जो मैं आपको अभी तरीका बताऊँगा कैसे आपने करना है। और वो उसको काफ़ी वो उससे हेल्प मिल जाएगी कि आप उससे एक केस बिल्ड करेंगे कि गूगल के मुताबिक हमारे पास ये इशूज़ हैं। जब गूगल ये कह रहा है कि हमारे पास ये इशूज़ हैं तो इसका मतलब ये कि वो फिर इशूज़ आपने लाजमी फ़िक्स करने हैं, क्योंकि हमने जब रैंक ही गूगल के ऊपर करना है तो हम गूगल की बात ना मान कर उसके ऊपर रैंक नहीं कर सकेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो ऑडिट इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। इस स्क्रीन के ऊपर मैं इसको कोशिश ये करता हूँ कि मैं इस विंडो को नए टैब में ओपन करता हूँ ताकि ना हमें बड़ा व्यू नज़र आए। सो मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ। अब देखेंगे पूरी स्क्रीन पे मेरी वो विंडो आ चुकी है। उसमें मुझे बता रहा है कि परफॉर्मेंस वाइज मेरा स्कोर 7 है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स के तहत मेरा स्कोर 27 है, फिर एक्सेसिबिलिटी में 61, बेस्ट प्रैक्टिस में 60 और एसईओ में 89 है। तो मतलब ये कि एसईओ में थोड़ी सी बेहतर है लेकिन बाकी चीज़ें मिसिंग हैं और जब तक हम ये फिक्स नहीं करेंगे गूगल जो हमें वो ऊपर रैंक नहीं करेगा। अब वो ये आपको याद होगा कि हमने ये परफॉर्मेंस की जो आप स्टैट्स देख रहे हैं, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट, ये सारी चीज़ें हमने पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में भी देखी थी। तो ये परफॉर्मेंस बेसिकली पेज स्पीड से भी रिलेटेड है। आप ये इशूज़ एक तरह से आपके लिए रिपीट हो रहे हैं। उसमें अपॉर्चुनिटीज़ आपको बता रहा है कि किस तरह से आप कौन सी चीज़ें फिक्स करेंगे और कितने सेकंड आप उसमें बचा सकते हैं। फिर वो डायग्नोस्टिक्स दे रहा है आपको कि उसमें वो क्या क्या इशूज़ नज़र आए हैं, कैसे कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद पास प्रोग्रेसिव वेब ऐप, ये गूगल ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया मोबाइल ऐप्स के लिए। वो ऐप्स वेबसाइट के तौर पे बिहेव करती हैं, यानी कि आपको बगैर इंस्टॉल किए ऐप जो है
आप उसको टेस्ट कर सकेंगे फर्स्ट। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप उसको इंस्टॉल करेंगे। तो उसको प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स बोलते हैं। ये चूँकि ऐप डेवलपमेंट में फॉल करता है, हमने इसको ऐसे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि क्या होता है। आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे बता रहा है कि एडिशनल आइटम्स क्या हैं जो मुझे मैन्युअली चेक करने हैं। वो नीचे 3 ऑडिट हैं जो मुझे मैन्युअली करने हैं। उसको मैं ओपन करूँगा तो मुझसे पूछेगा कि साइट क्रॉस ब्राउज़र वर्क कर रही है कि नहीं, जाके चेक करें। उसके बाद पेज ट्रांजिशन कैसे हैं वो चेक करें। उसके बाद हर पेज का यूआरएल है कि नहीं वो भी जाके चेक करें, क्योंकि ये गूगल से खुद चेक ना कर सके। फिर वो पास ऑडिट बता रहा है कि हमने क्या क्या ऑडिट पास किए हैं और कौन से ऑडिट हैं जो हमारे पे वैलिड नहीं होते हैं। सो ये वो प्रोग्रेसिव वेब ऐप की एक रिपोर्ट जनरेट होती है। नॉट ओनली प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स बल्कि सारी परफॉर्मेंस की गूगल लाइट हाउस एक रिपोर्ट जनरेट करता है, जिसको आप अपने क्लाइंट से शेयर कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए टॉप लेफ्ट में आप ये डाउनलोड का बटन क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको एक जो है वो रिपोर्ट जनरेट करने की ऑप्शन देगा। उसको आप सेव कर लेंगे तो जैसे ही आप वो सेव करेंगे आप वो रिपोर्ट क्लाइंट को दिखा सकेंगे। जैसे कि आपने देखा कि लाइट हाउस जो है एक पेरेंट टूल बन जाएगा, क्योंकि इसमें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी है, एक्सेसिबिलिटी भी है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स भी है, इसमें एसईओ के भी उसने फीचर्स गूगल ने डाल दिए हैं। मेरा ये मानना है इन फ्यूचर हो सकता है कि पेज स्पीड इनसाइट का टूल एज अ स्टैंड अलोन टूल ना रहे, वो उसको मर्ज कर दें इसके अंदर ही, और आप यहीं से एक ही दफ़ा टेस्ट जनरेट करेंगे जिसमें मल्टीपल गूगल टेस्ट करेगा, और आप एक ही टूल के तहत, यानी एक ही प्लगइन जो कि अब आपके क्रोम का हिस्सा बन चुका है, उसी के तहत आप जब टेस्ट करेंगे आपको सारे इश्यूज एक ही जगह पे नज़र आ जाएंगे, बजाय इसके कि आप हमें डेवलपर को स्पीड टेस्ट अलग करके दें, मोबाइल टेस्ट अलग करके दें। आप एक लाइट हाउस का टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट देंगे, उससे कहेंगे कि भाई ये सारी चीज़ें फिक्स कर दो। वो जो भी आपसे पैसे ले रहा है, आपके क्लाइंट से पैसे ले रहा है, जो भी है वो आपको एक बजट बना के देगा, आप उससे काम करवाएंगे। इन शॉर्ट ये टेक्निकल एसईओ की वो चीज़ें हैं जो हम नहीं करेंगे तो हम इसमें खाली कीवर्ड रिसर्च ऑन पेज और ऑफ पेज से हम ऊपर नहीं आ सकेंगे। गूगल यूज़र एक्सपीरियंस को देखता है और यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए सारे इश्यूज जो हमें फिक्स करने हैं, अगर आप ये फिक्स करने में कामयाब हो गए और आपका कंपेटिटर पीछे रह गया तो आप काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग उस पर जो है वो हाई रैंकिंग्स हासिल कर सकेंगे। और अगर आप ये नहीं करेंगे जो कि गूगल खुद करने को कह रहा है, तो यकीनन गूगल फिर वो नाराज़ होकर आपको पेनल्टी डालने की कोशिश करेगा, जो कि जिस तरह से हम गूगल की चीज़ें वैलिडेट कर रहे हैं। HTML जो कि पुरानी लैंग्वेज है, उसका एक टूल ऑलरेडी अवेलेबल था जिसका नाम WCC HTML वैलिडेटर रखा गया है। ये बेसिकली HTML का वो टूल है जो HTML को वेरीफाई करता है कि क्या HTML उनके कवानीन के मुताबिक है जो इन्होंने ये कवानीन बनाए थे, यानी कि उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुई कि नहीं हुई। जब भी ब्राउज़र्स बनते हैं, यानी क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं जो कि HTML का स्टैंडर्ड होता है। उस स्टैंडर्ड के तहत जो HTML लैंग्वेज बनाई जाती है, अक्सर डेवलपर उस लैंग्वेज को स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, वो शॉर्टकट अडॉप्ट करते हैं, जो चीज़ें जैसे होनी चाहिए वैसे वो डिटेल में नहीं लिखते हैं। तो वैलिडेटर टूल बेसिकली ये हेल्प करता है आपको ये अंडरस्टैंड करने में कि क्या आपकी वेबसाइट का HTML कोड प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है। इससे शायद आपको देखने में कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन होता ये है कि जब कोड रीड करने वाले क्रॉलर्स होते हैं, जिस तरह से गूगल या दूसरे सर्च इंजन के क्रॉलर रीड करते हैं कोड, वो HTML के स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट तो बनी होगी लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर नहीं है तो उनको डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी से आपकी इंडेक्सिंग में इश्यूज़ आते हैं और आपकी वेबसाइट जो है वो से इतना क्रॉल नहीं हो पाती। तो आपने ये चेक करना होता है कि क्या वेबसाइट HTML वैलिडेटेड है या नहीं है। अक्सर डेवलपर इस बात से काफ़ी एतराज़ करते हैं कि दुनिया में कुछ भी HTML वैलिडेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी परफेक्शन कहीं पर भी नहीं है। तो आपने ये देखना है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपको आपके क्लाइंट की तरफ से या आपके डेवलपर की तरफ से कि वो आपको अलाउ करता है। अगर आप ये कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो उस पे SEO पे नज़र नहीं आया, लेकिन गूगल रिकमेंड करता है कि आप वैलिड HTML यूज़ करें, क्योंकि गूगल को वैलिड HTML चाहिए होता है। मैं आपको एक टूल में छोटा-सा टेस्ट करके दिखाऊँगा कि किस तरह से आप HTML वैलिडेटर को यूज़ करके एक टेस्ट जनरेट करेंगे और उसमें आपको इश्यूज़ ढूँढेंगे कि क्या-क्या इश्यूज़ आपके वेब पेज पे हैं, और ये इश्यूज़ आप बेसिकली अपने डेवलपर को भेजेंगे या उनको वो लिंक दे देंगे कि भाई ये सारे इश्यूज़ हैं हमारी वेबसाइट में, इसको फिक्स करके दें। तो ये एक अच्छी आदत है कि अगर आप वेबसाइट जब बनवाने जाएँ तो उनसे पहले ही बात कर लें डेवलपर से कि हमने आखिर में ये वेबसाइट वैलिडेट करनी है, तो आप जो भी कोड लिखेंगे मेक श्योर करेंगे वो स्टैंडर्ड कोड होगा, ताकि वो हम वैलिडेट करें तो उसमें कोई एरर नज़र ना आए, और अगर एरर नज़र आए तो आप फिक्स करेंगे। ये कमिटमेंट अगर पहले की हो डेवलपर से, तो डेवलपर को पता होता है कि वो क्या करने जा रहा है। शायद वो आपसे थोड़े से पैसे ज़्यादा मांगे इस काम के लिए, क्योंकि इसमें उनकी थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन एक दफ़ा अच्छी वेबसाइट बनवाना ज़्यादा बेहतर है, बजाय से कि आप 10 दफ़ा एक पैथेटिक वेबसाइट बनवाएं। तो मेक श्योर करें कि कंटेंट का जो है आपका वो वैलिडेशन वाला पार्ट
वो प्रॉपर हो। सो HTML वैलिडेशन मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, आइए चलते हैं। सो ये W3C का बेसिकली मार्कअप वैलिडेशन सर्विस यानी कि HTML वैलिडेटर भी इसको बोलते हैं, ये टूल है validator.w3.org पे ये होस्टेड है। ये बेसिकली w3.org वो ग्रुप है जो HTML को डिफाइन करता है। तो जो लोग ये कहते हैं वो HTML4 HTML5, असल में ये ग्रुप ये डिसाइड करता है। और इसके ग्रुप में गूगल, बिंग या दूसरे सर्च इंजन या जो सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो जितने भी ब्राउज़र हैं उन सब की टीम में बैठती हैं जो कि मिलकर ये डिसाइड करती हैं कि HTML में नेक्स्ट क्या होगा। सो ये बेसिकली बड़ा हाईली क्वालिफाइड रिसोर्स है जिसमें आप जाके ये अपनी HTML को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और टूल ऐसा मिलेगा नहीं। जो भी और टूल यूज़ होते हैं बेसिकली इसी की सर्विस यूज़ करते हैं। ये फ्री टूल है, इसको मैंने डिजिस्किल्स की वेबसाइट इसमें ऐड की है। मैं इसको चेक करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें कितने HTML वैलिडेशन एरर्स हैं, और अगर हम ये डेवलपर को भेजेंगे तो वो कितने इसमें से फिक्स कर सकेगा और कितने नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैलिडेटर ने मेरी वेबसाइट के ऊपर, हमारी जो डिजिस्किल्स की वेबसाइट उसके ऊपर वो टेस्ट किए हैं और ये एरर उन्होंने सारी लिस्ट कर दी हैं। देखने में ये काफ़ी टेक्निकल लग रहे हैं, कुछ इसमें एरर हैं, कुछ वार्निंग्स हैं, लेकिन ये आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपका काम ही नहीं है। ये बेसिकली डेवलपर्स ने इसको ठीक करना होता है। आपका सिर्फ इतना काम है कि आपने ये चीज़ें निकाल के उनके हवाले करनी है और उनको बताना है कि जी हमें ये फ़िक्स चाहिए। तो अगर आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो क्लाइंट को इंश्योर करेंगे कि ये इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं और हमें ये ठीक करने हैं, तो वो क्लाइंट अपने डेवलपर से खुद ही काम करवा लेगा। लेकिन ये याद रखें कि जो भी आप काम करेंगे आपकी SEO के ऊपर वो इफेक्ट करेंगी चीज़ें। जैसे कि आपने देखा कि गूगल के बाकी टूल्स की तरह HTML का ये टूल आपको एक वैलिडेटेड HTML कोडिंग में मुहैया करने में हेल्प करता है। जब आप ये विन कर लेते हैं तो अक्सर वेबसाइट के फुटर में आपने देखा होगा कि W3C HTML4 या XHTML 1.1 ये बैजेस भी मिलते हैं जो वेरीफाई करते हैं कि ये एक्चुअली वेबसाइट जो है ऑप्टिमाइज्ड है। सो आपने वेबसाइट को HTML को ऑप्टिमाइज़ करना है, लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस नज़र आए क्लाइंट की तरफ से या डेवलपर की तरफ से तो इस पर इतना ज़्यादा फोकस मत करें। उनको बता दें कि इसका नुकसान क्या होगा, कि गूगल आपको कोड वैलिडेटेड मांगता है, अगर नहीं होगा तो गूगल शायद हो सकता है कि आपको ट्रस्ट बिल्ड ना कर सके। लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो ज़रूर करवाएं, नहीं तो उसको मतलब इतना सीरियस इशू मत बना लें कि क्लाइंट आपसे नाराज़ होकर कहीं और जाना चाहे। तो आपने इसको सजेशन में ज़रूर देना है। गूगल एनालिटिक्स गूगल का एक और टूल है जो मेजरमेंट के लिए गूगल एनालिटिक्स यूज़ होता है। आपकी हर वेबसाइट में ऑलमोस्ट इंस्टॉल होता है। अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो आप इसको ज़रूर इंस्टॉल करें। URL आपके सामने है। इसको आप जब इंस्टॉल करेंगे इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। ये हमारे एक दूसरे कोर्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में ये कवर हो चुका होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ SEO पर्सपेक्टिव से आपको बताऊँगा कि गूगल एनालिटिक्स में आपने किस तरह से SEO के लिए स्टैट्स देखने हैं। एक बड़ा माइनर सा सेक्शन है लेकिन वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी जानते हैं तो आपको ये सेक्शन काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको अपने डेवलपर से कह के भी इंस्टॉल करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। आपको अगेन गूगल से अकाउंट बनाना है और यहाँ पर आप इस URL पे जाएंगे, वहाँ जाके साइन अप कर लें, अपना URL दें और उस पर अकाउंट बना लें। मैं आपको अभी लाइव डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें आपको गूगल एनालिटिक्स में SEO पर्सपेक्टिव से हेल्प करेंगी। सो आइए देखते हैं। जब आप गूगल एनालिटिक्स में अपनी वेबसाइट रजिस्टर कर लेंगे तो आपको कुछ होम पेज इस तरह से नज़र आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर स्टैट्स नज़र आएंगे एक ग्राफ के ऊपर। ये कितने विजिट्स हैं, कितने इंप्रेशंस हैं। राइट साइड में आपको लाइव विजिट्स दिखाएगा। नीचे आप जाएंगे तो वो आपको बताएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट से किस किस चैनल से ट्रैफिक आ रही है, जिसमें मेन चैनल ऑर्गेनिक सर्च है, डायरेक्ट सोशल और रेफरल या बाकी सारे चैनल्स हैं। इसमें हमारे जो रेलिवेंट चीज़ है वो ऑर्गेनिक सर्च है। आप ऑर्गेनिक सर्च को यहाँ एक्विजिशन रिपोर्ट से भी देख सकते हैं, या लेफ्ट में अगर आप जाएँ तो एक्विजिशन के अंदर आप यहाँ पर चैनल वाइज भी जो है ऑल ट्रैफिक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और चैनल्स को सेलेक्ट करेंगे तो आपको पूरी वेबसाइट का वो सारे चैनल नज़र आ जाएंगे कि कहाँ कहाँ से किस किस चैनल से वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है। अब सोशल मीडिया से ट्रैफिक आने वाली यानी कि फेसबुक और ट्विटर से आने वाली ट्रैफिक सोशल चैनल में काउंट होती है। डायरेक्टली जो आपका URL ओपन करता है उसको डायरेक्ट ट्रैफिक बोलते हैं। रेफरल ट्रैफिक वो होती है जो आपको विजिट करती है किसी और वेबसाइट से, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका विकीपीडिया में लिंक लगा हुआ था, वहाँ से वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आएंगे तो वो विकीपीडिया से रेफरल काउंट होगा आपकी वेबसाइट को। ऑर्गेनिक सर्च बेसिकली वो सर्च है जो सर्च इंजन के ऊपर जब कोई सर्च करता है तो वो उसको सर्च करने के बाद आप पे क्लिक करते हैं, आपकी वेबसाइट के रिज़ल्ट पे क्लिक करते हैं और आपको विजिट करते हैं। सो मैं अभी इसको एक्सप्लोर करूँगा कि गूगल एनालिटिक्स हमें क्या डेटा शो करता है कि किस तरह से लोग हमारी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं और किस तरह से वो क्लिक कर रहे हैं। जैसे मैंने उसके ऑर्गेनिक सर्च पे क्लिक किया, आपको मैं दोबारा बता दूँ, आप लेफ्ट साइड में एक्विजिशन में जाएंगे,
ऑल ट्रैफिक में जाके चैनल्स में जाएंगे और चैनल्स के अंदर जाके आपने ऑर्गेनिक सर्च पे क्लिक करना है, तो आपको सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल जाएगी आपके सामने, कितनी ट्रैफिक है जो गूगल से आ रही है। तो ये आपको एनालिटिक्स हेल्प करते हैं ये अंडरस्टैंड करने में कि आप अगर किसी को ये बताना चाहें कि आपकी एसईओ का कितना फ़ायदा है, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि देखें जी आपकी पहली ट्रैफिक ऑर्गेनिक जो थी वो कम थी, अब ज़्यादा है। तो वो आप ऐसे अपने जो है इस टूल के साथ आप गूगल एनालिटिक्स के साथ ये साबित कर सकेंगे कि आपकी कितनी ट्रैफिक है जो गूगल से आ रही है। अभी इसमें कोई कीवर्ड यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, तो ये कॉलम आपको यहाँ पर कोई कीवर्ड नज़र नहीं आ रहे। ये नॉट प्रोवाइडेड वो कीवर्ड्स हैं जो जब आप कोई लॉगिन करके सर्च करता है तो वो उसमें नॉट प्रोवाइडेड सर्चेस जो हैं वो आती हैं। लेकिन जिस तरह से आपने गूगल वेब मास्टर टूल्स में देखा था कि वहाँ पर जो भी कीवर्ड्स आपको वहाँ मिलेंगे वो यहाँ पर भी असल में लिस्टेड होते हैं अगर आप इनको लिंक कर लें। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना ये चाहता था कि किस तरह से आप अपने गूगल एनालिटिक्स के स्टैट्स बाकी स्टैट्स से कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं वापस चैनल्स पे जाऊँ मेन चैनल्स के ऊपर, तो हम ये देख सकेंगे कि हमारी एसईओ से आने वाली ट्रैफिक और हमारी दूसरे चैनल से आने वाली ट्रैफिक दोनों में ज़्यादा कौन सा रोल प्ले कर रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेरी पर्सनल वेबसाइट में गूगल से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, बाकी इस चैनल से कम आ रही है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट देखना चाहेगा कि वो क्यों सर एसईओ पे पैसे लगाए, क्यों डायरेक्ट पे या सोशल मीडिया पे पैसे ना लगाए, या वो अगर आपसे ये पूछे कि मैं अगर पैसे लगाऊं तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, तो आप उसको दिखाएंगे कि भाई आप देखें कि किस तरह से आपकी जो ट्रैफिक है वो बाकी चैनल से आ रही है और ऑर्गेनिक सर्च जो एसईओ है वो बिल्कुल मिसिंग है। तो आप इस पे पैसे लगाएंगे या अगर आपको वो हायर करेंगे तो किस तरह से आप इसकी ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाएंगे जो कि एक अच्छी ट्रैफिक है। सो ये चीज़ें आपको गूगल जो एनालिटिक्स है वो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी। जैसे कि आपने देखा कि गूगल एनालिटिक्स में अगर आप चैनल्स की रिपोर्ट निकालें और उसमें ऑर्गेनिक सर्च की चैनल की रिपोर्ट देखें तो वो सारी ट्रैफिक जो सर्च इंजन से आ रही है वो आपको पता चल सकती है कि बेसिकली कितनी ट्रैफिक है जो एसईओ के तहत आ रही है, क्योंकि सर्च इंजन से आने वाली ट्रैफिक एसईओ की वजह से ही आती है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर आप क्लाइंट को दिखा सकेंगे कि किस तरह से आपकी जो चैनल्स हैं उसमें एसईओ का एक बड़ा रोल है। अंदाजे के मुताबिक अगर आपकी वेबसाइट पे 80% ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है तो आप मिस कर रहे हैं। सो अक्सर लोग रिलाई करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और सिर्फ डायरेक्ट ईमेल के ऊपर। अगर आपकी 80% ट्रैफिक ऑर्गेनिक सर्च इंजन से नहीं आ रही तो आप जो है अपनी मार्केटिंग ठीक नहीं कर रहे हैं। सो ऑर्गेनिक ट्रैफिक का इतना बड़ा रोल है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस एसईओ की दी जाती है कि एसईओ करेंगे तो आपकी ऑर्गेनिक सर्च बढ़ेगी। तो अगर आपके 100 विजिटर्स टोटल आ रहे हैं उनमें से 80 आपके गूगल से या दूसरे सर्च इंजन से आने चाहिए, बाकी आपके 20 जो हैं उनमें से सोशल मीडिया डायरेक्ट और रेफरल ये सारे चैनल्स पे डिवाइड होनी चाहिए। सो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी ट्रैफिक 80% गूगल से नहीं आ रही या दूसरे सर्च इंजन से नहीं आ रही, एक बहुत बड़ा मसला है। आपको गूगल एनालिटिक्स ये रिपोर्ट कंफर्म करेगी कि कितनी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे टोटल है और कितनी ट्रैफिक उसमें से सर्च इंजन से यानी कि ऑर्गेनिक सर्च से आ रही है। तब आप देखेंगे कि कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है और आप कैसे इसको ग्रो करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसईओ अकेले काम नहीं करती है। एसईओ बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक चैनल है जो कि मल्टीपल चैनल के साथ मिलकर काम करती है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेके चलें एसईओ के बाद